तो सबको किन्नर की बधाई तो चाहिए, बट किसी के किन्नर हुई है ये बधाई किसी को नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? अगर आपको सोसाइटी में रहना है या फैमिली में रहना है तो आपको इस तरीके से ये चोला ओढ़ के रहना है। अब एक ट्रांसमैन है जिसकी मुस्टैचेस आ रही हैं, उसके बॉडी बाल आ रहे हैं, उसकी आवाज़ भारी है, वो पूरा एक लड़का ही प्रतीत हो रहा है। अब उसने बॉटम सर्जरी नहीं करवाई, उसके यूट्रस है। अब उसके यूट्रस है तो उसको पीरियड्स भी आएंगे। बॉटम का सर्जरी के मतलब उसमें कैसे रहता है? आपकी पेनिस की ही स्किन को अंदर की तरफ स्टिच करके 2 से 3 इंच तक का गैप बना देते हैं। सर्जरी होने के बाद आप इंटीमेट हो सकते हो? हाँ, सेंसेशंस आप फील कर पाते हैं वो सारी चीजें? हम लोग सेंसेशन भी फील कर पाते हैं और इंटीमेट भी प्रॉपर हो पाते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल बच्चे पैदा कर सकते हैं? ना कोई ट्रांसमैन बायोलॉजिकल फादर बन सकता है, ना कोई ट्रांसमैन बायोलॉजिकल मदर बन सकता है। कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है कि पहले लड़का था तो लड़का ही सही थे, या पहले मैं लड़की थी तो मैं लड़की ही सही थी, मैंने क्यों ये सब चीज़ें करवाई। सोसाइटी में बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बॉयज बन के रहना पसंद करती हैं। रतन चौहान, आपने भी नाम सुना होगा उनका। जो उनका पहनावा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो मेल अटायर में ज़्यादातर देखी गई हैं। मैं भी सख्त लौंडा हूँ। एक इन्फ्लुएंसर है यश मेकओवर करके, उन्होंने भी अभी सुसाइड किया जस्ट बिकॉज कि उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा था। लोगों ने खेल को भी जेंडर से जोड़ रखा है। बीसीसी ने एक रूल पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि ट्रांसजेंडर महिलाओं की टीम से नहीं खेल सकती। छोटे बच्चों के साथ कई बार मॉलेस्ट किया जाता है, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। 2023 के आसपास की एक न्यूज़ है जिसमें एक ट्रांसजेंडर मर्डर करके जला दिया था प्रूफ मिटाने के लिए। पहले तो खूब उसके लिए बातें हुई, पुलिस स्टेशन में, मीडिया तक में बात आई। बाद में पता लगा कि ये किन्नर है, तो वहीं पे चीज़ें शांत हो गई। उसकी बॉडी ही समझ में नहीं आई, लोगों को लगा एक महिला है। तो क्या ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मुआवजा रहता है गवर्नमेंट की तरफ से? वो चीज़ की हाईलाइट भी नहीं हुई। अगर इसकी जगह एक महिला होती तो वो चीज़ कितनी हाईलाइट होती, कितनी बड़ी बात है। उसको मार के, नॉट ओनली रेप, उसको रेप करके उसको मार के उसको जला दिया गया तथ्य मिटाने के लिए, तो उस पर इतनी कोई आवाज़ नहीं उठी। हमको सोसाइटी से खाली एक रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। किन्नर आज से नहीं, कई सदियों से हैं इस धरती पे। भगवान श्री राम के समय से, जहाँ भगवान श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया, उनका सम्मान भी किया, पर आज वही लोग जय श्री राम के नारे तो लगाते हैं, बट भगवान की बनाई हुई इस कम्युनिटी को नहीं मानते। अब आप ही बताइए, क्या ये समाज का दोगलापन नहीं है? जहाँ भगवान ने बनाने में फ़र्क नहीं किया तो हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले? जैसे एक मर्द और औरत की समाज में अपनी एक जगह है, वैसे ही किन्नर और ट्रांसजेंडर की समाज में अपनी एक जगह है। तो सोसाइटी इन्हें अपना क्यों नहीं पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, इन्हें अपनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्या यह एक प्रथा बन गई है? एक टाइम पे एक सती प्रथा हुआ करती थी जो गलत थी। अब मुझे लगता है ये भी एक प्रथा है जो एक ना एक टाइम पे हट जाएगी। कितनी अजीब बात है ना, किन्नरों की दी हुई बधाई सबको चाहिए, लेकिन एक किन्नर हुई है ये बधाई किसी को नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं एक हमारे ऐसे गेस्ट का जो आज इसी प्रथा को तोड़ने आई हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं वाईटी महेंद्र के एक और धमाकेदार एपिसोड में नूर शेखावत जी का। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कौन है नूर शेखावत जी? नूर शेखावत इज़ अ ट्रांस वुमेन जो कि LGBTQ कम्युनिटी है उसके राइट्स के लिए लड़ती है। मेरा खुद का एक मैं NGO रन कर रही हूँ जो कि LGBTQ कम्युनिटी पे काम भी करता है। क्या नाम है NGO का? स्ट्रेट रेनबो सोसाइटी। ओके। उसके अलावा आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन इंडिया हु गॉट बर्थ सर्टिफिकेट। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया हु गॉट एन एडमिशन एट स्टेट यूनिवर्सिटी। आई एम द फर्स्ट वन अगेन टू गेट जन आधार। और जन आधार जैसा कि लोग जो हमारे राजस्थान के लोग जानते ही हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस के उसमें काम में आता है वो कार्ड। यूजली से अगर हम देखें भामाशाह जो कि अदर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पास है, वो हर जगह यूज़ में होता है। वैसे राजस्थान में खाली जन आधार ही है। तो आई वॉज द फर्स्ट हु गॉट दिस जन आधार एज वेल। और उसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कई ऐसी पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ मिलकर कई
ऐसे ही हम लोगों ने इवेंट्स वर्कशॉप किए हैं जिसमें हम लोगों ने जो लीगल बॉडीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सेंसिटाइज किया है ट्रांसजेंडर्स के बारे में। ओके, तो जैसे हम तो जानते ही हैं, बट जो ऑडियंस है उनको जैसे हम किस जेंडर में आप कंसीडर करें हम आपको, और किस जेंडर के हिसाब से आपसे बात करें? देखिए महेंद्र जी, दैट इज़ बट ऑब्वियस कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन अ फीमेल अटायर, जी, बट लाइक दैट इज़ ओके, आई एम नॉट टेकिंग इट अदरवाइज। अगर यूजली हम देखें, अगर भारत के बाहर हम कहीं भी किसी इवेंट्स में जाते हैं या फिर कोई ऑफिशियली मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे हर इंसान अपने नाम के साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन भी बताता है। तो वैसे ही मैं प्रोनाउंसिएशन इज़ शी एंड हर। ओके, तो हम आपको ट्रांस वीमेन के रूम में बात कर सकते हैं। हाँ जी। ओके, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं कि किसी भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई त्यौहार होता है, तो जब वहाँ किन्नर वगैरह या जाते हैं या बधाई देने, तो सबको किन्नर की बधाई तो चाहिए, बट किसी के किन्नर हुई है ये बधाई किसी को नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, आज से अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो फीमेल फेटिसाइड भ्रूण हत्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो आज के लिए तो बधाई तो लड़कियों को भी नहीं दी, लड़कियों के पैदा होने पे भी नहीं दी जाती थी, और आज भी कई जगहों पे ऐसा है। देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है। तो उसमें जब लड़कियों को ही समानता का अधिकार नहीं दिया गया है, अब देखिए तो एक किन्नर को तो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो चीज़ जोड़ते हैं एक रिलेशनशिप में, बीट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, राइट, तो उसके अंदर हम लोग ये चीज़ हैं कि वो आगे बच्चा पैदा करें, अपना घर चलाएं, ठीक है, शादी तक बहाना है, मतलब ये चीज़ होती है यूजली। किन्नर के साथ ऐसा है, ट्रांसजेंडर के साथ, कि वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। ना कोई ट्रांसमैन बायोलॉजिकल फादर बन सकता है, ना कोई ट्रांसमैन बायोलॉजिकल मदर बन सकती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते, बच्चे भी अडॉप्ट हम कर सकते हैं, बट स्टिल एक मेंटेलिटी है लोगों की, क्योंकि लोगों ने किन्नर समुदाय को हमेशा उस नज़रिए से ही देखा है कि ये एक बधाई मांगने के लिए ही हैं। तो वो एक चीज़ है जी, मतलब आप देखेंगे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे कि हम लोग SC/ST कास्ट पे हम लोग बात करते हैं, तो आप देखिए कि जब भीमराव अंबेडकर जी ने, उससे पहले उनकी क्या स्थिति थी, वो मंदिर भी नहीं जाते थे। अभी रिसेंटली बीजेपी में एक नेता ने, आपने अगर सुना हो तो, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेस, वहाँ पे एक MLA थे जो मंदिर में गए थे, और बीजेपी के नेता ने वहाँ जाके पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया। हाँ, अभी भी है ये, तो भी वो हुआ सब था। चीज़ें, इससे पहले एक कोई यादव समाज का आदमी था जो ब्राह्मण के घर में पूजा पाठ करने चला गया था, तो उनको भी पूरा मुंडन कर दिया गया। तो ये अभी भी है हमारे देश में, ये मानसिकता। अब ये चीज़ कास्टिज्म पे अगर हम, नॉट ओनली ऑन कास्टिज्म, हम देखा जाए अभी महाराष्ट्र में जिसको मराठी नहीं आती, तो वो लैंग्वेज को लेके, हाँ, लैंग्वेज को लेके भी काफ़ी मतलब प्रताड़नाएं कर रहे हैं, गलत चीज़ें, गलत हरकत कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। तो ऐसी सोसाइटी में फिर किन्नरों को तो मतलब कहाँ ही वो साथ में रखेंगे घर पे। तो जितनी हमने आपकी रिसर्च की LGBTQIA+ के कम्युनिटी के बारे में, तो ऐसी बहुत सी बातें निकल के आई जो हमारे देश की जनता को बताना बहुत इम्पोर्टेंट और जागरूक करना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो आप हमें एक एक करके LGBTQIA+ के बारे के टर्म्स के बारे में, इनका मतलब क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में डिटेल में एक बार बता दीजिए। देखिए, LGBTQI जो टर्म है उसमें L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन। लेस्बियन वो लोग हैं, वो महिलाएं हैं जिन महिलाओं का महिलाओं के प्रति आकर्षण होता है, महिलाओं के ही प्रति आकर्षण होता है। G स्टैंड्स फॉर गे, सेम मतलब लड़कों का, पुरुष की तरफ ही आकर्षण होना। फिर आता है B, विच स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो लोग होते हैं जिनका आकर्षण महिलाओं की तरफ भी है और पुरुषों की तरफ भी है। अगर एक महिला है, उसका आकर्षण महिला की तरफ भी है, पुरुष की तरफ भी है। सेम गोज विथ एक पुरुष है, उसका आकर्षण महिलाओं की तरफ भी है और पुरुष की तरफ भी, तो वो बाइसेक्सुअल कैटेगरी में काउंट होते हैं। फिर T, LGBT, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर। अब लॉ ने एक वर्ड पास किया है ट्रांसजेंडर, ठीक है, उसके अंदर 3 वेरिएंट्स और हैं, ये LGBTQI में नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। बट T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर में भी 3 अलग अलग है, 3 अलग अलग हैं, ट्रांसजेंडर लाइक अस, ठीक है।
Q stands for queer. Now what is queer? Queer वो लोग हैं जो कि अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं. They are always in a situation of dilemma कि whether they like straight person, whether they like community people, वो किसको लाइक करते हैं, तो वो उन कैटेगरी में आता है. ठीक है. I stands for intersex. इंटरसेक्स वही मैंने आपको बताया, T वर्ड जो है ट्रांसजेंडर. तो इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो जिनके बायोलॉजिकल जो पार्ट होते हैं वो ना तो फीमेल के पार्ट होते हैं प्रॉपर, ना पुरुष के पार्ट होते हैं प्रॉपर, मेल पार्ट नहीं होता है वो प्रॉपर. तो वो आते हैं इंटरसेक्स कैटेगरी के अंदर. नाउ ए स्टैंड्स फॉर एसेक्सुअल. एसेक्सुअल्स वो लोग होते हैं जिनको इंटीमेट होने का ही मन नहीं करता है किसी के साथ भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, XYZ, मतलब कोई भी पसंद नहीं है उनको नहीं पसंद है, मतलब उनको इंटीमेट होना पसंद नहीं है. तो वो होता है. फिर प्लस की बात, तो फिर प्लस इसलिए लगा देगी और भी जैसे कि अच्छा इसमें और भी बहुत सारे और भी बहुत सारे होते हैं. अच्छा कुछ बता सकते हैं एक दो के बारे में? काफ़ी हैं. हेट्रोसेक्सुअल्स भी हैं, जैसे हेट्रोसेक्सुअल आप लोग हेट्रोसेक्सुअल्स ही हो गए. कैसे तो अलग अलग हेट्रोसेक्सुअल आप स्ट्रेट हैं, राइट, यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड गर्ल ओनली, तो वो भी है. बाकी भी हैं, मतलब 3-4 ऐसे वर्ड्स हैं. ओके तो आपने बताया ट्रांसजेंडर के अंदर भी 3 हैं, कौन कौन से हैं? इंटरसेक्स जो मैंने आपको बताया अभी, ट्रांसमैन एक फ़ीमेल जो मेल में कन्वर्ट होती है थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस और थ्रू सर्जरीज. फिर सेम गोज़ विद अ ट्रांस वुमेन जो लड़का लड़की में कन्वर्ट होता है थ्रू सर्जरीज एंड बायोलॉजिकल हार्मोनल थेरेपी प्रोसेस. ओके तो आपको कब पता चला, जब आपने जैसे फैमिली में आपने जन्म लिया तो फैमिली ने आपको एक लड़के के रूप में देखा, तो आपको कब पता चला कि मैं लड़का नहीं हूँ लड़की हूँ? देखिए एकदम से ये चीज़ कभी पता नहीं लगती है. अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कब पता लगा आप लड़के हो, मतलब आपको अपने पार्ट से पता है, आपको बायोलॉजिकल उस चीज़ से पता है. हाँ, ठीक है, तो पार्ट से या फिर जब फीलिंग आनी स्टार्ट होती है तब. तो ऐसा नहीं होता कि मैं मतलब कल रात को सोई थी, कल रात को सपना है और मैं सब उठ के बोलूँ कि हाँ मैं तो लड़की हूँ. हाँ मेरे को सपना है कि मैं तो लड़की हूँ, दिखने में लड़का हूँ. हाँ तो वो चीज़ नहीं है. एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ये फीलिंग नहीं आती. फीलिंग आपकी शुरू से ही होती हैं. तो घर वालों को क्या रिएक्शन था जब आपने उनको अपने बारे में बताया? घर वालों का रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि आई बिलोंग्स टू अ राजपूत फैमिली, तो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स वाला आपको पता है राजस्थान में जब होता है ऐसा, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था मुझे. उन्होंने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, इसका भी इलाज है ना, हम लोग डॉक्टर्स के पास जाएंगे, हम लोग उनसे बात करेंगे. बट ये मतलब ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं सोसाइटी में, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं. तो सोसाइटी के डर से ही कहीं ना कहीं आज जो कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्यों ट्रांसजेंडर्स घर पे पैदा हों, ऐसा लोग नहीं चाहते हैं, वो एक रीज़न है सोसाइटी. मुझे नहीं लगता कोई भी माँ मतलब जिस बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखेगी, एक लूले लंगड़े अपाहिज को भी रखती है ना माँ. आज सोसाइटी अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फैमिली को सोसाइटी में ही तो उठना बैठना है. तो वो एक रीज़न है. हमने ये भी सुना है कि अगर किसी घर में अगर कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो किन्नर समाज या कम्युनिटी के लोग आते हैं, उसे लेके चले जाते हैं. ये रीज़न है या उसके घर वाले उसे अपनाते नहीं हैं इसलिए वो लेके चले जाते हैं? देखिए मैंने अपने इतने टाइम में मेरे जो लाइफ का मैंने बिताई है अपनी ट्रांसजेंडर्स के साथ, ठीक है, मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं सुना कि ट्रांसजेंडर्स उठा के ले जाते हैं. ये बहुत बड़ा एक मिथ है लोगों के अंदर. कोई भी लेके नहीं जाता है. इट्स जस्ट दैट कि फैमिली सोसाइटी के डर से उनको दे देती है. अच्छा उनको बुला के बताती है भाई हम नहीं रख रहे. हाँ जी, हाँ जी, तो उसको त्याग देते हैं. हाँ ओके. तो वो चीज़ होती है. आज भी अगर मैंने देखे हैं कई मैं जगह जब मैं जाती हूँ तो आजकल ये है कि माँ बाप रखने लग गए हैं. ऐसा नहीं है कि वो दे देते हैं. और पहले का टाइम भी ऐसा ही था कि माँ बाप नहीं देते थे, माँ बाप ही देते थे, किन्नर समुदाय उनको लेके नहीं जाता था. उनको तो पहली बात तो पता ही कैसे चलेगा, उनको पता भी कैसे चलेगा. दूसरी बात यह है कि किन्नर तो बहुत खुश होंगे. आज मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ, आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा किन्नर समुदाय मेरे लिए बहुत खुश है कि चलो इसने आगे के रास्ते हम लोगों के लिए खोले हैं, है ना, लाइक बीट फॉर एजुकेशन, जॉब, तो वो सब चीज़ें हैं. क्योंकि हमको इसी के थ्रू ही लोग हम लोगों को रिकग्नाइज़ कर पा रहे हैं, हम लोगों को पहचान पा रहे हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ पा रहे हैं. ओके.
तो आपने ये कब सोचा कि मुझे अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस से अपने पार्ट्स चेंज करवाने हैं या लगवाने हैं? देखिए, आपको कई बार ऐसा लगता है कि यू आर नॉट इनटू अ बॉडी विच यू डिज़ायर फॉर, ठीक है? तो वही चीज़ होती थी, हर ट्रांसजेंडर के साथ वही चीज़ होती है कि अगर जो मैं अंदर से फील करती हूँ, मैं बाहर से क्यों नहीं हूँ? तो जब ऑप्शन है तो वो लोग उस ऑप्शन के साथ जाते हैं, बट इसमें यही चीज़ होती है कि अगर आप उस ऑप्शन के साथ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हो, अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाते हो। तो काफ़ी एक रीज़न यही भी रहा है कि कई जो लोग होते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, वो सर्जरी नहीं करवाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको फैमिली से कट ऑफ नहीं होना है, सोसाइटी से कट ऑफ नहीं होना है, इस वजह से भी। क्या आप हमें प्रोसेस बता सकते हैं जो हमारी ऑडियंस देख रही है, अगर उनको ये प्रोसेस करवानी हो या उनको इस प्रोसेस के बारे में जानना हो, क्या कॉस्टिंग लगती है, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहता है और कितना पेनफुल होता है, इजी होता है या? बात करेंगे अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो गवर्नमेंट स्कीम में अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस है वो हमको 2.5 लाख रुपए मुहैया करवाते हैं पर सर्जरी के, विच इज़ नॉट दी एक्चुअल कॉस्ट। क्योंकि आपको जब आप ट्रांजिशन पे जाते हो, जो ये SRS सर्जरी आप करते हो, SRS सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी, जब आप SRS का मतलब? SRS का फुल फॉर्म है सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी। आप जब SRS के थ्रू जाते हो तो उससे पहले काफ़ी प्रोसीजर होते हैं जो आपको करने रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए भी और आपके लिए भी। तो इसमें अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, सबसे पहला जो रूल होता है, इससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करवाने पड़ते हैं? डॉक्यूमेंट्स, इसमें ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमेशा सर्जरी के बाद ही बनते हैं। ओके। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जब हम देखिए, डॉक्यूमेंट बनते नहीं हैं, डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं, अपडेट होते हैं, है ना? तो अगर जैसे कि मुझे अगर अपने आधार कार्ड में ट्रांसजेंडर लिखवाना है तो दे विल आस्क फॉर माई सर्टिफिकेट, डॉक्टर सर्टिफिकेट, कि हम कैसे माने कि आप वो ये नहीं कह रहे कि मैं उनको कपड़े खोल के दिखाऊं कि आई एम अ ट्रांसजेंडर, बट दे आस्क फॉर सम पेपर्स, राइट? तो वो पेपर्स आपको कौन देते हैं? वो पेपर्स मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहला रोल होता है साइकेट्रिस्ट का। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, आपके मल्टीपल काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वो उस काउंसलिंग सेशंस में ये पता करते हैं, उनका जो मोटिव होता है कि ये जो बंदा या बंदी है, ट्रांसमेन ट्रांसवुमेन है, जो हैं ये आगे प्रोसीजर करवाएंगे, वो लोग किसी के बहकाव में आके तो नहीं कर रही है कहीं, क्योंकि कई लोगों को होता है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है। आज मुझे अच्छा लगा लड़की बनना तो मुझे कल को लड़का एकदम रफ टफ बन के घूमना है, वो चीज़ भी होती है। कई ऐसे होते हैं कि जो अपने पार्टनर की वजह से अपना सेक्सुअल असाइनमेंट सर्जरी करवाते हैं, उनको बाद के बैड एंड गुड कॉन्सिक्वेंसेस उनको पता नहीं होते हैं, ठीक है? और ये मोटा मोटा ये दो चीज़ें होती हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता कि भाई इन केस देखो, आपको काउंसलिंग सेशंस में अगर पता लग जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस मैंने कई बार ऐसा देखा है, जो लोग काउंसलिंग सेशंस पे जाते हैं उनको खुद को भी ऐसा लगने लगता है कि नहीं, आई एम नॉट लाइक गुड फॉर दिस सर्जरी, लाइक मुझे सर्जरी नहीं, आगे प्रोसीजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वंस इट विल बी डन, इट्स डन, इट्स नॉट रिवर्सिबल। बॉटम सर्जरी जो आपने एक बार करवा ली, वो रिवर्सिबल नहीं है। और इस चीज़, क्योंकि आप जब करवा लेते हो फिर आप देखते हो कि हम तो फैमिली से भी कट ऑफ हो गए, हम तो सोसाइटी से भी कट ऑफ हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको बाद में रिग्रेट फील होता है कि हमने करवाया क्यों। तो काउंसलिंग सेशंस में आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो काउंसलिंग सेशंस भी जो होते हैं वो 6 महीने साल भर होते हैं, डिपेंड ऑन पेशेंट कि वो मतलब कैसे कैसे कितना कितना टाइम वो दे पाते हैं काउंसलिंग सेशंस पे अपने। उसके बाद फिर रोल आता है, वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, GID सर्टिफिकेट, जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट होता है, वो इशू करते हैं। उसके बाद रोल आता है एंड्रोक्रोलॉजिस्ट का। एंड्रोक्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कि हमको हार्मोनल थेरेपी देते हैं। अगर आपने देखा हो डायबिटीज़ और थायराइड के जो डॉक्टर होते हैं उनको ही हम एंड्रोक्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वो हमको हार्मोनल थेरेपीज़ पे रखते हैं। वो कम से कम आप देख लीजिए, वो कम से कम 2 साल या 3 साल की रहती है, डिपेंड एज यूजुअल ऑन द पेशेंट। तो वो उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। फिर रोल आता है, लास्ट जो रोल आता है वो तो सर्जन का। सर्जन ने आपको जब वो काउंसलिंग करते हैं सर्जरी के थ्रू, तो वो सब सारी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, गुड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पॉइंट्स होते हैं वो आपके सामने रखते हैं, ठीक है? क्योंकि वो एक कंसर्न लेटर भी साइन करवाते हैं, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी भी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, इट्स ऑल अबाउट लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी का भी, परमानेंट। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा कि ऐसे 1-2 केसेस हमारे पास आए थे हमारे NGO में कि वो ऑपरेशन थिएटर में ही मर गए। इस सर्जरी के दौरान ही वो ऑपरेशन थिएटर पे वो मर गए। पेनफुल होता है, पेनफुल भी होता। दूसरा आपको पता नहीं ना, आप जा रहे हो, आप एनेस्थीसिया की डोजेज ले रहे हो, ठीक है?
हालांकि वहाँ पे सब एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता। अब जैसे रिसेंटली एक केस आया था, एक ट्रांसजेंडर को सर्जरी करवाई गई थी, बस उन डॉक्टर को यही नहीं बताया कि उसको फिट्स आते हैं। आपके किसी ब्लड टेस्ट में आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपको फिट्स आते हैं, है ना। CBC भी अगर आप करवाओगे तो उसमें आपको यही पता नहीं लगेगा कि आपको फिट्स आते हैं। उसने ये चीज़ डॉक्टर को नहीं बताई। जब डॉक्टर ने उसको OT में लेके गए, जब उसका ये एनेस्थीसिया उसको दिया गया तो उसको फिट्स आए। अब एनेस्थीसिया के अंदर फिट्स आए, उससे फिर उसको अटैक आया, वो ऑन द स्पॉट ही वो ख़त्म हो गई। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और डॉक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट जो रोल है सर्जन का होता है, तो सर्जन भी हमको जो सजेस्ट करते हैं वही सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले हमको टॉप सर्जरी करवानी चाहिए। लाइक आई एम अ ट्रांस वुमन, ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ इंटरसेक्स और ट्रांस वुमेन दोनों की, ठीक है। जो इवन ट्रांस मैन की जो बॉटम सर्जरी कराते हैं, दैट इज़ रिवर्सिबल। टॉप सर्जरी ट्रांस में रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि महिलाएं आपने देखो जिनको ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो ब्रेस्ट टिश्यूज रिड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ही है कि हम लोग अगर टॉप सर्जरी करते हैं तो हम लोग सिलिकॉन इम्प्लांट करवाते हैं, ठीक है, वो निकल सकते हैं, वो थ्रू सर्जरी वापस मैं सिलिकॉन इम्प्लांट में निकलवा सकती हूँ अपने। लेकिन वंस आई डन विथ माई बॉटम सर्जरी, वो रिवर्सिबल नहीं है। सिलिकॉन निकाला जा सकता है, लेकिन बॉटम का नहीं निकाला जा सकता। आप बॉडी में कुछ पार्ट डाल रहे हो तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप एक बॉडी का पार्ट हटा रहे हो तो दैट इज इरिवर्सिबल, नो। तो फिर वो चीज़ होती है। तो डॉक्टर यही कहते हैं, यही सजेस्ट करते हैं ट्रांस वुमेन को कि आप जो बॉटम सर्जरी है, पहले आप टॉप सर्जरी करवाइए, उसके बाद आप बॉटम सर्जरी करवाइए। क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया, जैसा कि कई लोग होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमने ये डिसीजन क्यों ही लिया, है ना। क्योंकि कई ऐसे लगता है कि देखिए सभी, हम चाहे कितना नकार लें सोसाइटी को लेके कि हमें सोसाइटी से मतलब नहीं होना चाहिए, सोसाइटी से हमको क्यों मतलब रखना है, हमें तो लोगों से क्या ही मतलब रखना है, हम तो अपने में जिएंगे, अपने में मस्त रहेंगे। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है, बिना सोसाइटी का आप रह नहीं सकते हो। एक सर्टन पॉइंट आएगा तो आपको लगेगा कि मेरे साथ में लोग क्यों नहीं है, मेरे साथ लोग चल रहे हैं, तुमको शर्म क्यों आ रही है, वाई दे आर अशेम्ड ऑफ मी, क्यों। तो वो एक चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स आती हैं कि भाई हम तो पहले लड़का थे तो लड़का ही सही थे, या पहले मैं लड़की थी तो मैं लड़की ही सही थी, मैंने क्यों ये सब चीज़ें करवाई। तो वो एक चीज़ होता है। कॉस्टिंग क्या रहती है, मतलब कॉस्टिंग डिपेंड करता है, जैसे वेरिएंट्स होते हैं सिलिकॉन्स में भी। तो सिलिकॉन के जो इम्प्लांट्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं 90,000 से लेके 2.5 लाख तक के भी हैं। तो नूर जी, आप जो बता रहे हो प्राइस, ये एक पार्ट का है या कैसे? ये ऑब्वियसली बात है, पेयर ही होगा। आप जूता लेने जाते हो तो आप एक जूता तो लेके आते नहीं हो। नहीं, जैसे अब डॉक्टर के पास जाते हैं आँख का ऑपरेशन कराने, तो वो एक आँख का प्राइस बताता है कि एक आँख का ऑपरेशन होगा कि दोनों का होगा। हाँ, तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। पर यहाँ पे तो एक पार्ट के साथ तो कैसे रहा जाएगा। आई डोंट थिंक सो कोई आपने फीमेल देखी होगी एक ब्रेस्ट के साथ या आप जूते भी लेने जाते हैं तो आपको एक का प्राइस तो बताया नहीं जाता होगा। मुझे आइडिया नहीं था, पेयर का प्राइस, हाँ इट्स ओके, आपको दोनों मतलब एक पेयर का प्राइस ही बताया, जिसमें एक पेयर में 2 शूज़ आते हैं, राइट। तो वही चीज़ है, मैंने आपको उसमें वो पेयर का ही बताया आपको जो कॉस्ट है। ठीक है। तो ये आपने अपर का बताया, और बॉटम का सर्जरी के मतलब उसमें कैसे रहता है? बॉटम सर्जरी जो रहती है हमारी ट्रांस वुमेन की, उसमें 4 वेरिएंट्स रहते हैं। एक रहता है नॉर्मल वजाइनोप्लास्टी जो होती है, जिसके अंदर खाली आप यूरिन पास कर सकते हो। एक होता है पेनाइल इन्वर्जन। पेनाइल इन्वर्जन में आपकी पेनिस की ही स्किन को अंदर की तरफ स्टिच करके वो लोग 2 से 3 इंच तक का गैप बना देते हैं, ठीक है। फिर होते हैं तीसरी पेरिटोनियल। पेरिटोनियल वो होता है कि आपके अंदर के टिश्यूज़ वो लेज़र के थ्रू निकालते हैं, फिर उससे डेप्थ क्रिएट की जाती है। स्टमक के अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको निकाली जाती है। इंटरनल जो स्किन होती है उससे आपकी डेप्थ क्रिएट की जाती है, उससे में आपको 6 से 7 इंचेस तक की आपको डेप्थ मिलती है। बट वो काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया पेरिटोनियल और पेनाइल वर्जन, वो काफ़ी हद तक सक्सेस रेट उनकी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिर क्या होता है कि अगर आप केयर नहीं कर रहे हो, आप डायलेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो बाद में जो इन्होंने क्रिएट की है, डेप्थ क्रिएट की है, वो बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर लास्ट में आती है सिग्मॉइड कॉलम। सिग्मॉइड कॉलम में आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो कट करके आपकी डेप्थ क्रिएट की जाती है 10 to 12 इंचेस। उसमें आपको प्रॉपर जो सीक्रेशन होता है वर्जाइना में वो रहता है, और उसमें बंद होने के चांसेस भी नहीं हैं। ओके। तो जैसे आपने अपर का बताया कि 80 से 90 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग होती है, तो इनका हाईएस्ट कुछ होता है कि क्या, किस हिसाब से रहता है इनका? हाँ, इनकी प्राइस
जैसे कि अगर आप खाली वर्जाना क्रिएट करवाओगे, डमी क्रिएट करवाओगे अगर आप खाली, तो वो उसका अलग प्राइस है, पेनाइल वर्जन का अलग प्राइस रहता है। कम से कम इनके बीच में आप देख लीजिए, अगर आप डमी क्रिएट करवा रहे हैं या फिर पेनाइल वर्जन है, उसके बीच में आराम से ₹1,00,000 तक का गैप है। फिर उसके बाद आप पेराटोनियल करवाते हो, क्योंकि वो डॉक्टर्स की टीम बढ़ती जाती है। जितना आप सर्जरी जैसे इंटरनल अगर आप करवा रहे हो तो उसमें फिर सिग्मॉइड कॉलम है, तो उसमें फिर मेरे गैस्ट्रिक के डॉक्टर्स भी होंगे, है ना, और भी डॉक्टर्स की टीम होगी। कम से कम मैंने जो सिग्मॉइड कॉलम जब मैंने करवाई थी तो मेरे टाइम 5 डॉक्टर्स की टीम थी, तो वो रहती है। कि आपको कितना कॉस्टिंग पड़ा होगा पूरी प्रोसेस में? पूरा प्रोसेस अगर मैं देखूँ फ्रॉम दी स्टार्टिंग, तो जब मैंने हार्मोनल थेरेपी शुरू की थी, साइकेट्रिस्ट से मल्टीपल ये 2 काउंसलिंग सर्टिफिकेट सेशंस भी हुए चाहिए थे। होते हैं। हाँ जी, तो मेरे को ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख के बीच में मुझे कॉस्ट पड़ा। और कितना टाइम का ड्यूरेशन रहा? टाइम ड्यूरेशन जो रहा मिनिमम आप देख लीजिए 4 से 5 साल। 1-2 साल तो वो सर्टिफिकेट में चले गए। हाँ जी। ओके, फिर इनका केयर भी करना पड़ता है। प्री एंड पोस्ट केयर इसमें मैंडेटरी है। तो ये सर्जरी होने के बाद आप इंटीमेट हो सकते हो, और होने के बाद क्या ये सेंसेशंस आप फील कर पाते हैं वो सारी चीज़ें? हाँ, मतलब सिग्मॉइड कॉलम पेरिटोनियल में हम लोग सेंसेशन भी फील कर पाते हैं और इंटीमेट भी प्रॉपर हो पाते हैं। ओके, तो ये मतलब फुल सेफ्टी के साथ रहता है? हाँ। ओके, तो अगर हम बात करें, ये तो हुआ ट्रांस वीमेन के लिए। अगर कोई ट्रांस मेन बनना चाहे तो उनमें भी ये पूरा सिलिकॉन का रहता है, या जैसे कोई बॉडी पार्ट डोनेट करते हैं बहुत सारे, वो बॉडी पार्ट भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू लगवाया जा सकता है? नहीं, देखिए ट्रांसप्लांट में क्या रहता है कि ट्रांसप्लांट की जब टॉप सर्जरी होती है तो उसमें ब्रेस्ट टिश्यूज हटाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ महिला होती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होती है, तो उनके ब्रेस्ट टिश्यूज हटाए जाते हैं, रिड्यूस किए जाते हैं, राइट। वैसा ही सेम ट्रांसप्लांट में होता है व्हेन इट कम्स टू टॉप सर्जरी। बॉटम सर्जरी में अगर आप देखें तो उनके पिनोप्लास्टी रहता है, उसमें उनकी पैरों की थाइस की स्किन लेकर ही एक सिलिकॉन का एक पेनिस क्रिएट किया जाता है। ओके, तो मतलब किसी का डोनेट किया हुआ नहीं हो सकता? वो तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। ओके, आपने कभी सुना है किसी ने अपना पेनिस डोनेट किया या वजाना डोनेट किया? बट आगे फ्यूचर में हो सकता है? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि heart- आपके इंटरनल ऑर्गन्स डोनेट होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स डोनेट नहीं होते हैं। आपने कभी सुना, मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ? लंग्स का हमने सुना है, लिवर का हमने सुना है, ठीक है, इवन हम लोगों ने हार्ट का भी सुना है, ब्रेन भी, बहुत रेयर टू रेयर केस में ब्रेन का भी हम लोगों ने सुना है। तो मेरे आने वाले सालों में मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो जाएगी। नहीं होंगी, मुझे जैसा मैंने आपको बताया, इंटरनल बॉडी पार्ट्स आपके ट्रांसप्लांट अभी की बात नहीं है, फ्यूचर की बात है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो नूर जी, ये जो प्रोसेस होती है, सर्जरी होती है ट्रांस मेन वीमेन, तो इसके बाद जब इंटीमेट होते हैं या बायोलॉजिकल बच्चे पैदा कर सकते हैं? नहीं, मैं बायोलॉजिकल मदर नहीं बन सकती, मैं बच्चा कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास यूट्रस नहीं है। ओके, तो इसकी सर्जरी नहीं होती पॉसिबल? इसकी सर्जरी नहीं होती। आपको वर्जाना दे दी जाती है, वर्जाना का डेप्थ क्रिएट कर दिया जाता है, लेकिन यूट्रस नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखेंगे कई जो लोग होते हैं जिनके टेस्टिकल्स नहीं होते, तो उनके टेस्टिकल इम्प्लांट नहीं होते, या टेस्टिकल आप सिलिकॉन के नहीं डाल सकते, वो एक चीज़ होती है। मतलब कोई डोनेट करे तो टेस्टिकल नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। इट्स जस्ट दैट कि आपकी रीढ़ की हड्डी को डोनेट करेगा अपनी? नहीं, मरते टाइम तो कर ही सकते हैं डोनेट। वो काम की नहीं ना फिर। तो जैसे ट्रांस वीमेन के अंदर यूट्रस इम्प्लांट नहीं हो सकता, वैसे ट्रांस मेन के अंदर टेस्टिकल हो सकता? इम्प्लांट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। अगर, क्योंकि आप देखिए, अगर ये जो इंटरनल पार्ट हैं, ठीक है, यही इसी की वजह से आपके स्पर्म जनरेट होते हैं, यूट्रस और देखा जाए तो टेस्टिकल, इनसे ही आपके सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, LGBTQIA+ के अंदर कौन कौन बच्चे पैदा कर सकता है? सिवाय एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की, उसके अलावा सब लोग कर सकते हैं। सब लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, हाँ ट्रांसजेंडर को छोड़ के? हाँ, बट महिला आपस में नहीं कर सकती। महिला को पुरुष की ज़रूरत है और पुरुष को महिला की ज़रूरत पड़ेगी। XY तो चाहिए। हाँ। तो इस सर्जरी के बाद में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए?
सर्जरी के बाद मेरी बॉडी में चेंजेस, आपके स्किन टेक्सचर जो होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बालों का टेक्सचर भी काफ़ी मतलब वेवी हो जाते हैं, बाउंसी हो जाते हैं बाल, ठीक है। और उसके अलावा आपकी बॉडी में जो हेयर ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, आपकी आवाज़ में इफेक्ट पता लगता है। आप अगर एक ट्रांस मैन को सुनेंगे तो वो उसकी आवाज़ भारी होने लगती है, और ट्रांस वुमेन जब एस्ट्रोजन पे होती हैं, जो हम पिल्स लेते हैं एस्ट्रोजन वगैरह, तो उससे क्या रहता है कि आपकी आवाज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी पे। तो जो आपको मैंने आपको बताया जैसा कि जो टेस्टोस्टेरोन जो लेते हैं, जो ट्रांसमैन होते हैं, तो उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। हम लेते हैं एस्ट्रोजन तो हमारी ये सब जो ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ होती है, वो ख़त्म ही हो जाती है ऑलमोस्ट। ओके, तो नूर बनने से पहले जब तक आप आदित्य थे, अपने दोस्तों में मिलते थे, स्कूल में, कॉलेज में, या घर वालों में, फैमिली में आप मिलते थे, तो आपसे लोग किस हिसाब से मिलते थे? उनको आपने बता रखा था कि मैं आदित्य नहीं, मेरे में कुछ और ही है? नहीं बता रखा था मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो वैसे जैसे दोस्त वगैरह फ्रेंकली मिलते हैं, और बता क्या हाल चाल? हाँ, और कहीं ना कहीं आपको वो प्रिटेंड करना पड़ता था कि देख भाई मैं भी सख्त लौंडा हूँ, फेक प्रिटेंड करना ही पड़ता था, क्योंकि हमको एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए दे दिया जाता है। अगर आपको सोसाइटी में रहना है या फैमिली में रहना है तो आपको इस तरीके से ये चोला ओढ़ के रहना है, तो वो एक चीज़ होती है। ओके, तो तब तक वो आपसे के साथ फ्रेंकली थे, तो हाँ। ये सर्जरी के बाद आप उन सब से वापस मिले, हाँ, तो उस टाइम का क्या रिएक्शन था? ये मेरी लाइफ का मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पार्ट है कि जो लोग मेरे साथ आदित्य के टाइम पे थे, वो लोग मेरे पास उस लाइफ की जर्नी से, इस जर्नी में भी वो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड अभी भी हैं। तो नहीं, ऐसा उस टाइम में आपसे वो खुली बातें करते थे, मान लीजिए दोस्ती यारी में सब कुछ चलता है, बातें होती रहती है, लेकिन ये सर्जरी के बाद में वो वैसी खुली बातें कर पाते हैं आपसे? जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो करने वाले तो करते ही हैं, ऐसा कुछ वो उसमें हमारे बीच में ऐसा कोई वो दायरा नहीं है कि बात की लिमिटेशन नहीं होती है। देखिए, जब आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, नो मैटर वो आप जेंडर को उस चीज़ से मत जोड़िए, बहुत अच्छे फ्रेंड तो आप हर चीज़ शेयर करते हो उनसे, जब आपकी वाइब मैच होती है, राइट। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, जो मेरे आदित्य के टाइम पे फ्रेंड्स थे वो मुझसे आज भी वैसे ही ये बात करते हैं, मेरे घर वाले भी जैसे मुझे आदित्य के टाइम पे करते थे। तो वो एक रहता है। आपने बताया कि आपके जो पहले के फ्रेंड थे वो अभी भी वैसे ही फ्रेंड हैं, तो आपने मतलब ये एक एजुकेशन सोसाइटी है इसलिए उन्होंने आपको अडॉप्ट कर लिया, मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया भाई ठीक है अपनी ही फैमिली का बंदा है या बंदी है। अगर वही अनएजुकेटेड सोसाइटी होती तो क्या लगता है आपको वहाँ पे इतना इजी था अडॉप्ट करना? देखिए, ये सब चीज़ें एजुकेशन से आती हैं, बट मुझे लगता है कि सारी ही चीज़ें एजुकेशन से आप प्राप्त नहीं करते हो। कुछ एक चीज़ होती हैं, जैसे कि हम देखें कई ऐसे लोग से मैं मिली हूँ जो एजुकेटेड नहीं भी हैं तो भी हमारी इज्जत करते हैं, तो भी हमको रिस्पेक्ट देते हैं। इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर मेंटालिटी, आप क्या ही सोचते हो लोगों को लेके, लोगों का माइंडसेट, पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके आप क्या ही सोचते हो, तो वो चीज़ होती है। हमने कई बार देखा है छोटे बच्चों के साथ कई बार मॉलेस्ट किया जाता है, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है शोषण? देखिए, अगर मैं बात करूं बचपन में मेरे साथ शोषण की, तो हाँ हुआ है। मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले पाऊंगी, सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट हाँ मॉलेस्टेशन मेरे साथ भी हुआ है। एक लड़की फिर भी अपने माँ बाप से ये सब चीज़ें बातें शेयर कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर शेयर करने जाते हैं तो फिर हमें ही दबा दिया जाता है कि तुमको बोल रखा है कि तुमको लड़के की तरह रहना है, तुम क्यों ऐसे बिहेव करते हो कि सामने वाला तुम्हारा उस चीज़ का प्रिविलेज उठा सके। सर्जरी के बाद में आपको लगा कि आप पे वहीं आपकी फैमिली में या कोई किसी की गलत नज़र हो, कभी फील होता है? फील तो मुझे एक दो लोगों से हुआ ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं हुआ है मुझे ऐसा, बट वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं चुप्पी इसलिए भी साध ली जाती है क्योंकि फैमिली की रेपुटेशन का सवाल भी होता है। अभी आपने जैसे बताया कि आपने ये पूरी सर्जरी करवा ली, काफ़ी पैसा लगता है इसमें, आप फाइनेंशियली कैपेबल थे तो आपने सर्जरी करवा ली। अगर कोई फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है और उनको भी वो फीलिंग होती है, वो भी बनना चाहते हैं ट्रांस वीमेन या मैन, तो वो क्या कैसे कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं वो? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें वेरिएंट्स होते हैं, है ना। अगर आप हाई वेरिएंट्स पे आप नहीं जाते हैं, ठीक है, तो आप लोअर वेरिएंट्स, आपके पास जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2.5 लाख रुपए पर ट्रांसजेंडर मुहैया करवाते हैं, तब
की हेल्प से आप अपनी सर्जरीज करवा सकते हैं। उसके लिए वो 2 सर्टिफिकेट भी लगेंगे? वो 2 सर्टिफिकेट लगेंगे। उसके लिए वो 1-2 साल का आपको थेरेपी लेनी हाँ, पड़ेगी? वो हमारे लिए ही अच्छा है। ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करवाते हो, आप डायरेक्ट जाके सर्जरी करवा लेते हैं अगर वो लोग, तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ देखी कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि डिप्रेशन एंजाइटी में आ चुके होते हैं, आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो वो एक चीज़ रहती है। अभी लेटेस्ट ही एक इन्फ्लुएंसर है यश मेकओवर करके, उनकी आईडी थी, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम द कम्युनिटी, दिल्ली के रहने वाले थे वो। उन्होंने भी अभी सुसाइड किया जस्ट बिकॉज कि उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा था। तो वो एक चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग कई जो हैं ऐसे सर्जरी इसलिए भी नहीं करवा पाते क्योंकि उनको कम्युनिटी या सोसाइटी को नहीं छोड़ना है। ओके नूर जी, हम देखते हैं कि हर स्टेट में हर साल LGBT कम्युनिटी के लोग एक रैली निकालते हैं, प्राइड रैली। उसका मोटिव क्या होता है? प्राइड रैली निकालने का मोटिव जो है वो ये है कि हमको लोगों को दिखाना रहता है कि हमारे जो लोग हैं, जितने कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, हमको हमारा मतलब जो नॉर्मल कम्युनिटी के साथ गैदरिंग हम लोग शो करते हैं, या फिर हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग की गैदरिंग इतनी है, मतलब ये एक क्लोजेट से बाहर आने की जो खुशी है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या अपने क्लोजेट से बाहर नहीं आ पाते हैं। आप देखो प्राइड रैली भी जब होती है तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो मास्क लगा लगा के आते हैं, राइट, बट दे आर हैप्पी कि वो एक सेफर जोन में है, अपनी कम्युनिटी के बीच में, तो वो चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि जब प्राइड की शुरुआत हुई थी वो इस चीज़ को लेके सेलिब्रेट करने की उससे नहीं हुई थी। इट्स जस्ट दैट कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट कंट्री वो कौन सी थी, बट उधर एक विवाद हुआ था। एक गे क्लब था, वहाँ पे एक गे को गोली मार दी गई थी। उसकी प्रोटेस्ट के लिए वो रैली वहाँ स्टार्ट हुई थी रैली, मतलब जो ये प्राइड वॉक का जो आप ये कह सकते हैं कि जो ये पहला जो प्राइड वॉक निकली थी वहाँ से ही निकली थी। तो वो एक प्रोटेस्ट के उसमें निकली थी। आज जो है हम लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, वो मेरा उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कह रही हूँ मैं, बट आज इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग अपने क्लोजेट से बाहर आ रहे हैं। हम लोग जो हैं एक्चुअली वो हैं। ऐसे लोग जो अपनी फैमिली को नहीं बता पाते या कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो उस रैली में आते हैं और अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे। हाँ जी। ओके आपको नहीं लगता कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने आप को वो छुपाए रखते हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? ऐसे भी होते हैं? ऐसे भी कई लोग हैं जो कि अपने आप को क्लोजेट से बाहर नहीं अपनाते हैं, ना just फैमिली को because- बताते हैं, ना दोस्तों को हाँ। बताते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग भी कई हैं हमारी कम्युनिटी में जो मतलब क्लोजेट से बाहर नहीं आ पाए हैं। कईयों के पास मैसेजेस आते हैं कि मैम कि हमको गाइड कीजिए कि हम कैसे अपने फैमिली के सामने अपने आप को एक्सपोज करें कि हम लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग एक्सपोज कर देते हैं, फैमिली हमको डिसोन कर देती है या घर से निकाल देती, तो हमको हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे कि सरकार की तरफ से शेल्टर होम प्रोवाइड किए गए हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं हम लोग ट्रांसजेंडर्स को ही हम लोग आश्रय देते हैं, उसमें जो कम्युनिटी के लोग होते हैं हम उनको भी आश्रय देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर अपने अंदर लिए रहते हैं वो लोग कि हमको कहीं फैमिली से अलग ना होना पड़ जाए। तो वो एक उनको डर होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग जिस कम्युनिटी जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वहाँ एक्सेप्टेंस कितनी है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने अभी बात की कि अगर किस एजुकेटेड माइंडसेट के लोग रह रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे खाली एजुकेशन ही एक रोल प्ले नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपकी नॉलेज चीज़ों को लेके, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है इन सब चीज़ों को लेके। अगर आप लोग हम लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो गलती हमारी नहीं है, वो गलती फिर आप लोगों की है। तो यही सब चीज़ें होती हैं और इसी चीज़ को चलते कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को लिए मैंने रिसेंटली अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अभी एक इन्फ्लुएंसर थे सर यश मेको आर्टिस्ट करके उनकी आईडी थी, तो उन्होंने भी सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज उनको ट्रोल कर रहे थे लोग बाग। जब ऑफलाइन ही ट्रोल करते हैं हम लोगों को, ऑनलाइन भी ट्रोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बैड इफेक्ट पड़ता ही है हमारी लाइफ पे। आप भी रैली में जाते हैं? हाँ। क्या होता है रैली में, मतलब किस हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे? यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर रोड रैली निकालते हैं जो कि
ऐसे एरिया से हम लोग निकालते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो, ठीक है, ऐसे मतलब यहाँ पे लोग देखे हैं। वहाँ पर नॉर्मल इंसान भी जाते हैं स्टेट? हाँ देख, आपने जो अभी वर्ड यूज़ किया नॉर्मल, वो बहुत गलत है। नॉर्मल मतलब स्टेट आप भी नॉर्मल हैं और हाँ, हम भी नॉर्मल ही नहीं हैं। नहीं स्टेट। स्ट्रेट लोग भी वहाँ पे एज अ वॉलंटियर आते हैं, ठीक है, जिनको समझ है हमारी कम्युनिटी की, जिनको नहीं है वो एक्सप्लोर करने भी आते हैं। पर वही एक चीज़ है कि लोग जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, हमसे बात ही नहीं करेंगे, हमारे कुछ जान नहीं पाएंगे। तो वो एक फिर कम्युनिकेशन गैप आता है कहीं ना कहीं। लोगों को लगता है, वैसे भी लोग इस कम्युनिटी को एक टैबू ही मानते हैं, अगर आप देखेंगे, है ना। हम लोग काफ़ी, मैं ऐसे पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ में गई हूँ या फिर ऐसे इवेंट्स में गई हूँ जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि क्यों आपको आपके घर वाले नहीं रखते हैं, हम होते तो हम रख लेते। बट ऐसा नहीं है। जब ग्राउंड रियलिटी पे आते हो ना, तब आपको पता लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है हम लोगों के लिए सोचने के लिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे चलो वो दिखावे के लिए कर लेते हैं ना। वो सोशल मीडिया पे दिखावे के लिए करते हैं। देखिए, हमको ना सिंपैथी नहीं चाहिए, हमको एम्पैथी चाहिए। वी डोंट वांट एनी सिंपैथी फ्रॉम एनीवन। तो वही एक चीज़ है, लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि हमको यही एक चीज़ है जो मेन स्ट्रीम से जुड़ने भी नहीं दे रही है। तो आप कहीं आपको इनवाइट किया जाता है कॉलेज वगैरह में, कहीं इवेंट वगैरह में, तो वहाँ पे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या किस नज़रिए से देखते हैं या आपको बुली करते हैं? देखिए, मैं जिस भी इवेंट्स में गई हूँ और जहाँ जहाँ भी मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं, वहाँ पे मुझे, मेरा पर्सनल अगर आप एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मुझे सच कभी ऐसे हुआ नहीं कि मुझे किसी ने ट्रोल किया हो, बुलिंग की हो मेरे साथ, या फिर ऐसा कुछ मुझे ऐसा कुछ फील हुआ हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत जगह पे हूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि जब आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो ना, बी योर सेल्फ वॉट एवर यू आर, ठीक है, तो मुझे लगता नहीं, जब खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो तो मुझे लगता नहीं है कोई भी XYZ पर्सन आपको आके कुछ बोलेगा। जब खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है तो भाई अपने आप को कहीं कोने में छुपा रहे हो तो वो तो तो कहीं ना कहीं ये बातें हो सकती हैं। ओके। मुझे आपकी एक दिलचस्प बात लगी, जैसे आपको नाम को लेके, नूर शेखावत। हमारा देश जहाँ धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बट रहा है, वहाँ आपका नाम हिंदू और मुस्लिम दोनों को जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नूर ज़्यादातर हम जहाँ देखते हैं एक मुस्लिम नाम है और शेखावत हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड। तो आपका नाम ये नूर शेखावत, ये नूर आपने रखा या अपने दोस्तों ने या फ्रेंड सर्कल में, किस हिसाब से रखा गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी इस टॉपिक पे कि कभी नाम जेंडर बायस नहीं होता। हम लोग उसको जेंडर से जोड़ देते हैं। और मुझे जो ये नाम दिया गया वो मेरे गुरु के द्वारा दिया गया। हमारे किन्नर समुदाय में से गुरु चेला प्रथा जो चलती है, तो मेरे गुरु ने मुझे नूर नाम दिया। उन्होंने ये नाम मुझे ये सोच के नहीं दिया कि मैं मतलब कि एक मुस्लिम नाम है या फिर मतलब मैं राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। किन्नर समुदाय की सबसे खूबसूरत चीज़ है, मैं किन्नर समुदाय की ही नहीं कहूँगी, पूरी मैं तो LGBTQI कम्युनिटी की ही ये बात कहूँगी। सबसे खूबसूरत जो चीज़ है, हम लोग हर किसी को हंस के गले लगाते हैं। हम लोग जात धर्म इन सब से अलग हैं। हमारे लिए राम रहीम सिख ईसाई सब एक ही हैं। हमारे लिए हम लोग इस कम्युनिटी को धर्म में विभाजित नहीं करते हैं। और वही सेम चीज़ मेरे साथ भी ऐसा रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मेरे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग होते थे, आज भी जैसे मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि नूर, अगर हमारे साथ ये क्राइसिस हुए हैं तो हमको क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन अगर हमको बनवाना है तो कैसे बनवाना चाहिए, एजुकेशन से हमको जुड़ना है तो कैसे जुड़ना चाहिए, या फिर हमको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी भी XYZ स्कीम के लिए अगर हमको कुछ करना है तो हमको क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो नूर शब्द है, वो शब्द हिंदू मुस्लिम नहीं है। उस शब्द का मीनिंग जो होता है लाइट होता है। नूर मतलब लाइट। तो कहीं ना कहीं उनको मेरे अंदर वो होप ऑफ लाइट दिखी कि ये बंदी ने हमारे लिए और भी रास्ते खोले हैं। तो ये उनके लिए आप जो रोशनी मेरे को का गुरु ने मुझे बताया कि मैंने तेरा नाम नूर इसलिए रखा क्योंकि तू हम लोगों की हेल्प करती है, ठीक है, हमारे अंधकार भरे जीवन में तू एक नूर बनकर आई है। तो तब मेरा नाम उन्होंने नूर रखा। हमने सोसाइटी में देखा है कि सोसाइटी में बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बॉयज़ बन के रहना पसंद करती हैं,
वो बहुत सारे क्रिएटर्स को भी देखा है, जो है तो वैसे दिखने में तो गर्ल्स, लेकिन वो रहते हैं बॉयज़ के लुक में है। रहना, खाना पीना या मतलब सब कुछ बॉयज़ के रूम में करते हैं, लेकिन फैमिली को कभी बता नहीं पाते कि वो अंदर की उनकी फीलिंग्स क्या है, कैसे वो जी रहे हैं, क्या वो जीना चाहते हैं, कैसे उनका क्या मन करता है। तो उनके लिए आपका क्या कहना है, जो ना तो कभी फैमिली को बता पाए और उनको उस वेशभूषा में रहना पसंद है? देखिए, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगी। रतन चौहान, आपने भी नाम सुना होगा उनका। तो वो, मैं और रतन चौहान दोनों हम राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्यों रतन चौहान को ही इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है अपने फैमिली फंक्शन में? आपने बहुत सी रील्स देखी होंगी जिनमें वो अपने फैमिली फंक्शन में जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ ही वो रह रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बार उन्होंने अपनी मदर के साथ भी उन्होंने रील्स पोस्ट करी हैं। उस अटायर में वो रहती हैं, हालांकि उन्होंने कुछ कन्फेस नहीं किया है कि वो किस जेंडर में आइडेंटिफाई करती हैं खुद को, बट उन्होंने जो उनका पहनावा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो मेल अटायर में ज़्यादातर देखी गई हैं। तो राजपूत कम्युनिटी के लिए वो अपने आप को अपने घर का बेटा मानते हैं। एग्जैक्टली। तो राजपूत कम्युनिटी में लड़की से लड़का बन जाना, मैं खाली कम्युनिटी राजपूत कम्युनिटी की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे बात करूँगी जितनी भी जाति है, जितने भी धर्म है, उन सब में एक लड़की की लड़का बन जाना शायद बहुत अच्छा माना जाता है। बट वही सेम चीज़ अगर कोई लड़के से लड़के बन जाता है तो शायद उनको बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, नाक कटा दी हमारी, नाक कटा दी है। ठीक है, तो वो सब ताने हमको सुनने को मिलते हैं। जबकि अगर आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं पुराणों की, महाभारत की, तो वहाँ पे राजा द्रौपद का वर्णन अगर आपने सुना हो तो राजा द्रौपद की जो बेटी थी, 2 उनकी बेटियाँ थी, एक राजकुमारी द्रौपदी, दूसरी शिखंडी। शिखंडी कौन थी? वो किन्नर ही थी। जब इतने बड़े एम्पायर को संभालने वाले राजा ने उनको डिसोन नहीं किया, जबकि उनकी पुत्री थी वो, और हर मतलब उनको वही इज्जत, वही उनको रुतबा मिला जो उनके अन्य पुत्र और पुत्री को मिला, तो क्यों ये समाज राजा द्रौपद से कुछ सीखता है ना? क्योंकि आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो ट्रांसजेंडर वो अपनी फैमिली से डिसोन कर दिए जाते हैं। तो वो एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी, अगर आप देखोगे, कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो क्यूट जेस्चर में कह लो कहती हैं, घर बात करती हैं, मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, मम्मा मैं जा रहा हूँ, है ना? और वही सेम चीज़ अगर लड़का कर दे कि मम्मी मैं जा रही हूँ, मम्मा मैं खाऊंगी अभी खाना बाद में थोड़ा, तो वो उस टाइम उनके ऑकवर्ड लगता है उनको। उस टाइम उनको ऐसा लगता है, उनके कान खड़े होते हैं, भाई ये क्या बोल दिया इसने। लेकिन जब लड़की बोली तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, बचपना है ना, या फिर चलो थोड़ा मतलब ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। बट ऐसे में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो जेंडर, फिर वो हर चीज़ को जेंडर से जोड़ने लगते हैं। आप ये चीज़ देख लीजिए, सबसे ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में लड़के क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लोगों को। अगर वो रो के बताएगा तो वो ये चीज़ कहेंगे कि यार ये मतलब ये लड़कियों से हरकतें क्यों कर रहा है, रो क्यों रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सोसाइटी का कहीं ना कहीं रोल है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ये चीज़ें देखी हैं, फैमिली भी यही चीज़ सिखाती है ना? तो वो एक चीज़ होती है। अगर आप देखोगे स्कूल टाइम में भी, मतलब वहीं से टीचर्स ही सिखाना भी शुरू कर देते हैं कि लड़कियों के लिए तो इंडोर गेम्स हैं, टेबल टेनिस है, ये सब चीज़ें हैं, राइट? और लड़कों के लिए जब भी हमारे जब मैं स्कूल जाती थी, जब भी हमारे पीटी पीरियड्स होते थे, तो उस टाइम पीटी पीरियड के टाइम पे जो हमको गेम्स खिलाते थे, तो मैं ये चीज़ नोटिस करती थी कि क्यों लड़कियां साइड में बैठी हैं और लड़के ही क्यों फुटबॉल खेल रहे हैं, या लड़के ही क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं और लड़कियां साइड में बैठी हैं, और लड़के ही क्यों बास्केटबॉल खेल रहे हैं। क्या समझ आया आपको वहाँ पे? कि लोगों ने खेल को भी जेंडर से जोड़ रखा है। बीसीसी ने एक रूल पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि ट्रांसजेंडर महिलाओं की टीम से नहीं खेल सकती। अभी आपने अगर रिसेंटली देखा हो, क्रिकेट टीम के जो कोच हैं मिस्टर बांगर, तो उनकी जो बेटी हैं अनन्या बांगर, जिन्होंने अभी रिसेंटली SRH सर्जरी करवाई, वेल नोन कोच हैं वो उनके। तो वही चीज़ अभी उन्होंने इस चीज़ के लिए पेटिशन फाइल किया है कि क्यों एक ट्रांसजेंडर महिला वुमेंस टीम ज्वाइन नहीं कर सकती। तो वही एक चीज़ है, मुझे लगता है कि मतलब शुरू से ही बच्चे को ये सिखा दिया जाता है, चाहे वो गेम हो, चाहे वो
ड्रेस कोड हो या कुछ भी हो, वो जेंडर से ही जोड़ दिया जाता है। नॉर्मल इंसान अगर ये चीज़ देखें तो वो भी यही सोचेगा कि एक स्टेट एथलीट और एक ट्रांस वीमेन एथलीट की स्ट्रेंथ में मेरे हिसाब से फ़र्क होगा, क्योंकि शुरू से अगर कोई फीमेल डेवलप हो रही है तो वो फीमेल के हिसाब से डेवलप होगी, और अगर वो ट्रांस वीमेन कन्वर्ट होके उस हिसाब से वीमेन होती है तो उनकी स्ट्रेंथ में तो फ़र्क होगा ही ना। देखिए ऐसा स्ट्रेंथ में कुछ ऐसा खास फ़र्क होता नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, तो आज आप हैं इस स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे पास और भी मेल हैं यहाँ पे, तो आप सबकी बॉडी की अलग अलग स्ट्रेंथ है। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है बायोलॉजिकल बॉडी की भी, है ना। तो जब हम SRS सर्जरी करवाते हैं तो तब तो वो पॉइंट हट ही जाता है। नाउ वी आर बायोलॉजिकली मेल और अ फीमेल, राइट। और रही बात स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ को देखो, जब हम इस प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं, मैं आपको बताया था कि हम लोग हार्मोनल थेरेपी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे ट्रांस वुमेन एस्ट्रोजन लेती है और ट्रांस मैन टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें हमारी इन सब चीज़ों पे भी इफेक्ट डालती है, हमारी स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट डालती है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिफेक्ट डालती है, इवन हमारे जो मसल गेन होता है, बॉडी मास होता है, उस पर भी हम लोग के इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ों से। तो एज सच कोई स्ट्रेंथ का नहीं है। आप लोग ये मापदंड नहीं कर सकते, या हम लोग कह सकते हैं कि इस आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपके कलीग का भी वही स्ट्रेंथ है, दूसरे कलीग का भी वही स्ट्रेंथ है, तीसरे का भी आपका वही स्ट्रेंथ है, ऐसा तो नहीं है। इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी, है ना। कई ऐसे जो हैं, फॉर एन एग्जांपल, कई अगर आप एक नॉर्मल महिला को ले लो, है ना, नॉर्मल एज इन जो घर गृहस्थी वाली संभालने वाली महिला है, या फिर कोई ऑफिस गोइंग गर्ल है, और फिर आप एक लो एक एथलीट जो वुमेन है, तो आपस में तो उनकी भी स्ट्रेंथ में डिफरेंस है ना। तो वो एक डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। आप ये चीज़ को लेके आप एक ट्रांस वुमेन को उसके हक से अलग नहीं कर सकते कि भाई इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या इनकी स्ट्रेंथ कम होगी। स्ट्रेंथ कम ज़्यादा तो आपस के जेंडर में भी रहती ही है। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल ऐसे रखें कि एक स्ट्रेट वीमेन बॉडी जिम करने जाती है, सेम बॉडी उसकी है, और एक ट्रांस वीमेन भी वही जिम में जाती है, सेम बॉडी उसकी है, सेम बॉडी वेट है, सब कुछ सेम है, हाँ। और दोनों के बीच में पंजा लड़ाया जाए, कौन जीतेगा? अब जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वही जीतेगा। अब स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी अभी हम कह नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि हमको, मतलब देखिए जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं वो दिखते हुए पार्ट्स हैं, ये इंटरनल पार्ट। अब मैं आपको देख के बता सकती कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, मैं ये नहीं जज कर सकती आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, वैसे मैं ये भी जज नहीं कर सकती कि आपका स्ट्रेंथ कैसा है। कोई भी हो, आपका कहने का मतलब है उसकी स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है। हाँ, किसी की वीमेन की भी ज़्यादा हो सकती है, होती हैं। मैंने आपको बताया ना, एक ऑफिस गोइंग गर्ल, एक महिला जो हाउसवाइफ है, और एक जिम एथलेटिक, हम कहते हैं एथलेटिक महिला को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके तीनों के स्ट्रेंथ में आपको कम ज़्यादा ऐसा दिखेगा। एक हाउसवाइफ महिला है, वो घर के काम कर रही है, ठीक है, वो फिज़िकल काम ज़्यादा कर रही है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी। एक महिला जो है जो ऑफिस गोइंग है, ठीक है, उसको सिर्फ बैठ के काम ही करना है कंप्यूटर पे, तो उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी, है ना। और एक जो एथलेटिक है उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी, क्योंकि वो अपने बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दे रही है, फिजिकल थोड़ा अपने आप पे ध्यान दे रही है, तो वो चीज़ होती है। मतलब आप इस स्ट्रेंथ के बिहाफ पे आप ये जजमेंट पास नहीं कर सकते कि एक ट्रांस वुमेन स्ट्रीम में खेलने के लिए मतलब नहीं खेल सकती। तो जैसे आपने बताया कि बीबीसी के द्वारा ये डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, तो एक स्ट्रेट महिला और एक ट्रांस वीमेन के में अगर नॉर्मली चीज़ें देखें, जे वो एजुकेशन सेक्टर हो गया, जॉब सेक्टर हो गया, या किसी भी सेक्टर में अगर बात करें, जो सुविधाएं नॉर्मल जो स्ट्रेट वीमेन है उसको मिलती है वो ट्रांस वीमेन को मिलती है? देखिए यहाँ पे जेंडर ही, जब हम बात करें गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो यहाँ पे जेंडर ही अलग कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे वुमेंस कैटेगरी अलग कर दी गई है, ट्रांसजेंडर कैटेगरी अलग कर दी गई है। स्कीम्स जो हैं वुमेन के, आपने सुना होगा 30% आरक्षण है, हमारे को 2% आरक्षण है जॉब के अंदर, ठीक है। जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स में जैसे अगर हम बात करें महिलाओं के लिए जो स्कीम, जैसे कि बस ट्रैवल उनका आधा हो जाता है, ठीक है, ऐसा कहीं रिटन में तो नहीं है कि किराया आधा हो जाता है, बट स्टिल जब हम लोग ट्रैवल करते हैं
किसी भी बस से, मतलब किसी बस से नहीं, मतलब जो RTTC की बस रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी उसमें कंसेशन मिलता है। ठीक है, बात करें हमारी स्कीम्स की, ट्रांसजेंडर्स को जो प्रोवाइड की जाती है, जो मुहैया करवाई जाती है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं विभाग कार्यालय, तो वहाँ पे हम लोग को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। ओके। उसके अलावा हमको मंथली रेंट, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि लेट सपोज कि वो बाहर का है, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, कोई बीकानेर का है, कोई जयपुर में आके अगर अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तो उसको 1 साल के लिए महीना भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें पर मंथ उसको 6,500 रुपये दिए जा रहे हैं। ओके। उसके अलावा यहाँ पे 2.5 लाख रुपए सर्जरी के, जैसा मैंने आपको बताया, वो मिल रहे हैं। पेंशन की स्कीम है यहाँ पे। उसके अलावा शेल्टर होम की भी यहाँ पे एक स्कीम है, गरिमा गृह, वहाँ पे शेल्टर होम प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लेटर यहाँ पे JDC को दिया था, JDA में। नगर निगम। नगर निगम वो अलग है, JD अलग है। ओके। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हाउसिंग स्कीम्स लेके आते हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ बोली थी कि जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स आती हैं उसमें रिजर्वेशन रहता है जर्नलिस्ट का, आर्मी का, सिंगल वुमेन का, इवन वृद्ध लोगों का भी रहता है। तो हमको भी इसमें रिजर्वेशन चाहिए एज अ ट्रांसजेंडर, क्योंकि हम लोग अगर मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ेंगे, आप हमें मेन जो इंसान की नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान, और आप देखेंगे जितने भी ट्रांसजेंडर्स रहते हैं ज़्यादातर वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या ऐसे कॉलोनीज़ में नहीं रहते जो एक पॉश कॉलोनीज़ होती हैं। वो ज़्यादातर आपको देखेंगे जो तो सिटीज़ के आउटकर्ट्स में रहेंगे, या फिर जो स्लम्स एरिया होते हैं वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनके साथ क्राइम भी बहुत होते हैं। तो मैंने उनके सामने जब ये सब चीज़ें बातें रखी, तब उन्होंने बोला कि यहाँ आपके लिए हम लोग 2% रिजर्वेशन निकालेंगे। तो अभी जो जयपुर में 6 स्कीम्स आ चुकी हैं JDA की, तो उन सब पेपर में आया था, उसमें 2% रिजर्वेशन है ट्रांसजेंडर का हर स्कीम में। तो यहाँ पे ये स्कीम की जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया, पेंशन की स्कीम है, स्कॉलरशिप की स्कीम है, महीना भत्ता जो आपको रेंट का मिल रहा है वो स्कीम है, शेल्टर होम की स्कीम है, प्लस JDA ने भी स्कीम निकाली है, इसमें 2% रिजर्वेशन है ट्रांसजेंडर्स का। ये जो भी आपने स्कीम बताई, ये सभी LGBT कम्युनिटी के सभी लोगों को पता रहती है ये सारी चीज़ें जो भी? देखिए, ये स्कीम जो है वो ट्रांसजेंडर्स से रिलेटेड है, ओनली ट्रांसजेंडर, LGBTQI कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं जेंडर और सेक्सुअलिटी को लेके। जेंडर 3 प्रकार के होते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। और जो आप कह रहे हैं वो अदर पार्ट्स में आते हैं, सेक्सुअलिटी, बीइंग लेस्बियन, बीइंग गे, बीइंग बाइसेक्सुअल। ओके। जो ट्रांसजेंडर है वही अलग है, और वो जो अदर है LGBT, इसमें T को छोड़ के सभी C एंड हर के ही के अंदर आएंगे। हाँ, तो उनके लिए तो स्कीम, क्योंकि अगर एक लेस्बियन है तो वो 2 महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए तो ऑलरेडी स्कीम चल रही है। गे है, कोई पुरुष हैं, 2 आपस में जिनका अट्रैक्शन है, तो उनके लिए भी स्कीम्स हैं। तो जेंडर के लिए तो आप जो बता रहे हो ओनली ये ट्रांसजेंडर्स के लिए बता के लिए ही जो ये स्पेसिफिक स्कीम्स हैं वो ट्रांसजेंडर्स के लिए ही है। उसके अलावा सेंट्रल में अभी रेलवे की भर्ती निकली थी, उसमें भी 2% रिजर्वेशन रहा है रेलवे की भर्ती में, जो सेंट्रल से निकली थी। उसके अलावा राजस्थान में जब पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकली थी, तो उसमें भी रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर्स का रहा है। तो वो ट्रांसजेंडर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपके हिसाब से सभी, या सभी को पता रहता है ये सारी स्कीम्स का? देखिए, हम लोग जितना हो सकता है उतना कम्युनिटी को अवेयर करते हैं स्कीम्स के बारे में, ये मेरा काम है। कुछ भी ऐसी स्कीम्स आती हैं तो मैंने एक पर्सनल ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें अगर ऐसे कुछ स्कीम्स आए तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। फिर वो वही वाली बात होती है कि माउथ टू माउथ पब्लिशिंग होती है, तो वो उसमें उनको पता लग जाता है कि ऐसा है, तो जो केपेबल होते हैं वो उसमें ट्राई भी करते हैं। ओके। नूर जी, हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो आपने इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके वीडियोस बनाए थे, और हमने रिसर्च में ये भी पाया कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यूथ आइकन भी हैं। तो जो अभी राहुल गांधी ने कर्नाटका में जो फेक वोटिंग को एक्सपोज किया है, इस पर आपका क्या कहना है? तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जैसे राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को एक्सपोज किया है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे आके इस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि नंबर बहुत बड़े थे, नंबर बहुत ज़्यादा ही थे, और मुझे लगता है कि उनको, अगर उनसे गलती हुई है तो या तो वो सब चीज़ों को रेक्टिफाई करें, या अगर ये चीज़ें मान लेते हैं हम कि गलती नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो वो चीज़ भी आके वो उस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है
जैसे राहुल गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस करी है वैसे ही उनको भी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको बुलानी चाहिए, करनी चाहिए। जो भी चीज़ है, जो भी तथ्य हैं वो उनको सामने रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो ये चीज़ सामने नहीं रखते हैं तो उनकी जो छवि है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं वोटिंग अवेयरनेस वीडियोस बनाती थी, कैंप्स हम लोग करते थे साथ में मिलके, तो काफ़ी ऐसे लोग होते थे जो उन चीज़ों से प्रभावित होते थे। जब हम उनको लोकतंत्र की ताकत के लिए बताते थे, जब उनको बताते थे कि कितना ज़रूरी है, एक एक वोट भी कितना ज़रूरी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब उन पे इतनी बड़ी बात, जब उन पे उंगली उठाई गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने आके उनको इस चीज़ पे डिबेट करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की है, फेक वोटर आईडी, फेक बहुत सारे नंबर्स थे, तो एक स्टेट के नंबर्स थे। अब अगर वही चीज़ें अलग अलग स्टेट की एक्सपोज होने लगे तो बहुत बड़े मात्रा में सारी चीज़ें एक्सपोज हो सकती है। वही चीज़ राहुल गांधी जी ने वहाँ पे मांग की थी इलेक्ट्रॉनिक डेटा की, क्योंकि जो उनको दिए गए थे वो उनको पेपर्स दिए गए थे, पेपर्स के बंडल भी इतने बड़े थे, आपने देखा 7 फीट पेपर के बंडल थे, जिसको उनको स्टडी करने में 6 महीने का टाइम लग गया उनकी टीम को। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं पे, देखिए हर चीज़ को हम नेगेटिव ना लेके जाएं तो अच्छा है। ये ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रही कि उनसे गलती हो ही नहीं सकती है, गलती हो सकती है उन लोगों से भी, बट आप सामने आके डिबेट कीजिए उस चीज़ को लेके। हो सकता है अगर इस बार ही गलती हुई है तो आने वाले टाइम में वो गलती ना हो। हम अगर गलती हुई है हमसे तो हम कम से कम उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे उस चीज़ को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको आगे आके इस चीज़ पे डिबेट करनी चाहिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इस चीज़ पे बात उनको करनी चाहिए। क्या ट्रांसजेंडर्स वोटिंग में जाते हैं वोटिंग करने? हाँ, आईडी होती है वोटर ट्रांसजेंडर्स की? हाँ, जितनी भी अगर आप देखेंगे अभी पिछले साल जब वोटिंग हुई थी लोकसभा राज्यसभा की, तो उसमें ट्रांसजेंडर्स ने भी पार्ट लिया है। काफ़ी हद तक हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं था वो, एक जो डेटा है वो ज़्यादा का नहीं था, बट यहाँ पे हम डेटा की बात ना करके हम लोग अवेयरनेस की बात करेंगे कि एटलीस्ट अब मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर्स भी वोट दे पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे बात करें, हम लोग क्वांटिटी पे बात नहीं कर रहे। एटलीस्ट क्वालिटी की हम बात करें तो कम से कम ट्रांसजेंडर्स के एक्चुअल डेटा आ रहे हैं, ट्रांसजेंडर एक्चुअल में वो अपने आप को ये चीज़ का महत्व समझ पा रहे हैं कि एक वोट कितना ज़रूरी है। हमारा एक वोट लोकतंत्र में हमारी उम्मीदवारी, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो राइट है, वोटिंग राइट जो है, हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर पा रहे हैं। एक वोट पूरी राज्यसभा लोकसभा हिला सकता है, पार्टी चेंज कर सकता है, पार्टी चेंज कर सकता है। तो यहीं पे नूर जी हम बात करें 2023 के आसपास की एक न्यूज़ है जिसमें एक ट्रांसजेंडर को मर्डर करके जला दिया था प्रूफ मिटाने के लिए। तो वहीं पे अगर कोई नॉर्मल लेडी या वीमेन होती तो गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा रहता है, तो क्या ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मुआवजा रहता है गवर्नमेंट की तरफ से? जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो पीपला गांव है, जयपुर से लगता हुआ, उसकी ये जो वहाँ पे जहाँ ये वारदात हुई थी, वहाँ पे आप ये देखिए जब उस ट्रांसजेंडर को मर्डर करके जब जला दिया गया था तथ्य मिटाने के लिए, तो उसकी बॉडी ही समझ में नहीं आ रही थी, लोगों को लगा कि महिला है। पहले तो खूब उसके लिए बातें हुई पुलिस स्टेशन में, मीडिया तक में बात आई, बाद में पता लगा कि ये किन्नर है, तो वहीं पे चीज़ें शांत हो गई। आप देखेंगे कि वो चीज़ की हाईलाइट भी नहीं हुई। अगर इसकी जगह एक महिला होती तो वो चीज़ कितनी हाईलाइट होती, कितनी बड़ी बात है। एक महिला को रेप करके जला दिया जाए, सेम हम लोग ट्रांस वुमेन है, उसको रेप करके उसको जला दिया, उसको मार के, नॉट ओनली रेप, उसको रेप करके उसको मार के उसको जला दिया गया तथ्य मिटाने के लिए, तो उस पर इतनी कोई आवाज़ नहीं उठी। हालांकि अब जो विक्टिम है वो जेल के अंदर है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कानून को भी हमारे प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जितना एक वो महिला के लिए संवेदनशील है, जस्ट बिकॉज वो एक जेंडर पे बात आ जाती है महिला की, वैसे ही उनको ट्रांसजेंडर्स के लिए भी संवेदनशील होने की यहाँ पे ज़रूरत है। हम यहाँ पे मुआवजे की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जस्टिस की बात कर रहे हैं। क्योंकि और ये चीज़ इलेक्शन से पहले हुई थी, 2023 अक्टूबर का ये जो घटना हुई थी 2023 अक्टूबर में हुई थी, नवंबर में इलेक्शंस थे। ये बात हमने जब एक डिबेट हुई थी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की, कांग्रेस की पार्टी थी वहाँ पे, बीजेपी पार्टी थी, निर्दलीय पक्ष के भी लोग थे, हमने वहाँ पे दिया कुमारी जी भी आई थी, हमने दिया कुमारी जी के सामने ये बात रखी कि आप लोगों को क्या ये चीज़ पता है, एंड दे आर लाइक कि नहीं हम लोग
को नहीं पता थी ये चीज़, पर आपने हम लोग को बताई, तो हम कि इस चीज़ को हम लोग नोटिस में लेके आएंगे। स्ट्रिक्टली नेक्स्ट डे दिया कमांड ने वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट भी किया था, बट वो विपक्ष को निशाना साधते हुए एक महिला के साथ, एक किन्नर महिला के साथ ये हुआ, तो सरकार कहाँ सो रही थी। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि हम लोग खाली पक्ष विपक्ष के एक, जिसे कहते हैं ना, एक तराजू में तुल के रह गए हैं। वोटिंग काउंट के लिए ऐसे मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, वोटिंग काउंट के लिए भी ऐसा मान सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है सिंपैथी के लिए, सिंपैथी गेन वाला सिनेरियो भी है। अभी एक आपने जैसे आपने बताया कि वो एक महिला किन्नर थी, तो हम अगर बात करें नॉर्मली बेसिक रूप में कि किन्नर और ट्रांसजेंडर में फ़र्क क्या होता है? देखिए, किन्नर और ट्रांसजेंडर में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। काफ़ी मैंने ऐसे पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें लोगों ने ये चीज़ बता रखी है किन्नर और ट्रांसजेंडर में क्या फ़र्क है। आप यही पूछ रहे हैं, यही क्वेश्चन है आपका, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्या एक किन्नर ट्रांसजेंडर हो सकता है या ट्रांसजेंडर एक किन्नर हो सकता है? किन्नर जो है वो एक इंटरसेक्स वर्ड है। ट्रांसजेंडर जो है एक लॉ का दिया हुआ वर्ड है जिसके अंदर 3 वेरिएंट हैं, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमन, इंटरसेक्स। और जो किन्नर है वो कोई जेंडर से जोड़ा नहीं गया है, वो एक प्रथा है। किन्नर प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा से सारी महिलाएं तो जुड़ी हुई नहीं हैं। वैसे ही जो किन्नर प्रथा को मानता है वो अपने आप को किन्नर समुदाय के उसमें मानते हैं। ओके, तो अगर कोई किन्नर बोलता है तो आपको कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश का वर्ड ना बोल के शायद ये बंदा हिंदी में मुझे बोलना चाह रहा है, तो वो एक चीज़ है। बुरा नहीं लगता ऐसे कहीं पे भी, क्योंकि जो मैं हूँ। हम नॉर्मली जैसे ये सिग्नल्स पे गाड़ियाँ जब रुकती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पैसे लेने आते हैं, तो वो उनको आप किन्नर्स बोलेंगे या ट्रांसजेंडर्स बोलेंगे जो वहाँ पैसे? मैंने आपको बताया जैसे कि ट्रांसजेंडर लॉ का वर्ड दिया गया है, उसमें 3 जेंडर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि किन्नर अलग हैं, ट्रांसवुमन अलग है या ट्रांसमैन अलग है। वो जब कानून के अंदर सब एक ही हैं, वो एक ही अम्ब्रेला में आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसजेंडर। किन्नर एक प्रथा है, किन्नर ओनली एक प्रथा है, एक प्रथा है जिसे जो फॉलो करते हैं वो किन्नर कहलाते हैं। वो प्रथा कौन सी है? बधाई मांगना, जैसे अब मेनली अगर देखा जाए, आजकल तो मैंने आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से ही देख रहे हैं कि बस भी मांगते हैं, ट्रेन भी मांगते हैं, बट जो बेसिक जो प्रथा है जो चली आ रही है काफ़ी टाइम से, है ना, तो वो एक बधाई की प्रथा है। जो जब बच्चा पैदा होता है या शादी होती है, जब वो बधाई लेने आते हैं, तो वो एक प्रथा की। आपको क्या लगता है किन्नरों से ही बधाई क्यों ली जाती है? बाबाओं से ले सकते हैं और वो सारे होते हैं संत महात्मा। देखिए, ये सब चीज़ें जो जोड़ी गई हैं कहीं ना कहीं कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए जोड़ी गई है, क्योंकि किन्नर एक ऐसा समुदाय है कि जिसको ना तो फैमिली रखती है अपने साथ में, ना सोसाइटी रखना पसंद करती है। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जोड़ी गई हैं ताकि वो एक सोसाइटी का पार्ट बन के भी रह सकें, नहीं तो कभी याद नहीं किया नहीं जाएगा। तो कभी याद नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि किन्नरों का जो आप ये देखेंगे, जो किन्नर हैं वो आज से नहीं है, वो काफ़ी जो प्रथा है काफ़ी पुरानी है, भगवान श्री राम के समय टाइम से है। तो वही एक चीज़ है। मतलब हमने जहाँ सुना है, मतलब पढ़ा है कि भगवान श्री राम से किन्नरों को वरदान मिला है। वो वरदान क्या है, आप अगर जानते हो तो? किन्नरों को जो वरदान श्री राम से मिला है, जब श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे उनको छोड़ने के लिए उनके जितनी प्रजा थी, महिला पुरुष किन्नर, वो सब उनके साथ नदी किनारे तट तक चले गए थे साथ उनको रोकने के लिए। नहीं तो पीछे। उन्होंने इस शर्त रखी श्री राम के आगे, या तो आप हमको साथ लेके जाइए, नहीं तो आप भी मत जाइए। तो उस टाइम उन्होंने, श्री राम ने उनको ये कहा था कि मैं 14 वर्ष का वनवास काट के दोबारा ही यहाँ पे आऊँगा। अभी के लिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मैं एक वादे में जो उन्होंने वचन दिया था अपने पिताजी को, उसमें बंधा हुआ हूँ। और कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
तो उस चीज़ के लिए उन्होंने ये बोला उनको कि आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी यहाँ पे स्त्री पुरुष हैं वो अपने अपने घर लौट जाएं। तो जब उन्होंने ये बोला और ये बोल के वो गए वहाँ से, तब किन्नर समुदाय एक ऐसा समुदाय था जो वहाँ पे खड़ा रहा। उन्होंने ये चीज़, मतलब जो ये चीज़ थी, उन्होंने बोला श्री प्रभु राम ने कि उन्होंने सिर्फ महिला और पुरुष को ही आदेश दिया, उन्होंने हमें कुछ आदेश नहीं दिया, तो हम यहीं पे बैठ के ही जब तब और उनका इंतज़ार करेंगे। तो जब वो वापस आए 14 वर्ष साल का इंतजार वनवास करके, तब उनको उस तट पे सबसे पहले उनको किन्नर मिले। उन्होंने बताया, श्री राम को बोला उन्होंने श्री राम ने उनसे पूछा कि आप अपने घर क्यों नहीं गए, क्यों आपने 14 वर्ष तक यहीं हमारे लिए प्रतीक्षा की। तब उन्होंने ये चीज़ बोली कि आपने जो आदेश दिया था वो एक पुरुष और स्त्री को ही दिया था, हमें आपने आदेश नहीं दिया प्रभु, और आपके आदेश के बिना हम यहाँ से कैसे जा सकते थे। तब जाके प्रभु श्री राम ने उनको ये चीज़ बोली थी कि अब मैं इस चीज़ से, इस तपस्या से, ये एक तरह की तपस्या थी उन किन्नरों की, इस तपस्या इतना प्रसन्न हूँ कि अब मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूँ, या फिर वरदान मांग सकते हैं आप, वरदान देता हूँ कि आज से जितनी भी खुशी का जब भी वो होगा, किसी के घर में खुशियाँ मनाई जाएंगी, चाहे वो बच्चा पैदा होने की हो, शादी की हो, आपको उधर सबसे पहले पूजा जाएगा और बधाई आपको दी जाएगी। क्योंकि श्री राम के टाइम पे भी जब श्री राम पैदा होते तब सबसे पहली जो बधाई थी वो एक किन्नर ने ही ली थी उनसे। कहते हैं ना कि वर्णन है, ऋषि पुराणों में उनका वर्णन है किन्नरों का भी, तो ऐसा कुछ एक वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा, गंधर्व, ऋषि, मुनि, किन्नर, तो वो है। तो मतलब किन्नरों को भी देवताओं की उस श्रेणी में ही माना गया है। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पूछना चाहूँ, बिल्कुल नॉर्मल वाली चीज़ है कि किन्नरों का ये ताली बजाने का चलन कब से है, कैसे स्टार्ट हुआ? या ताली बजाने का ऐसा कुछ एक चलन नहीं था जो एक एकदम से स्टार्ट हुआ है। ताली बजाना वो एक चीज़ होती है कि अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना। खुशियों में हम लोग ताली ही बजाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हम ताली ही बजाते हैं, कोई हम जोक पास करते हैं तभी हम ताली ही बजाते हैं, मतलब खुशियों में हम ताली ही बजाते हैं। तो ये चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड नहीं है। लेकिन वो खुशियों में ताली बजाए, चलो वहाँ चलता है, लेकिन हम जब चौराहे पे गाड़ी रोकते हैं तो वो जहाँ पैसे मांगते हैं वो ताली बजा के पैसे मांगते हैं। मैंने कहा ना, ये एक चीज़ दर्शाती है कि वो एक किन्नर है, और उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका ऐसा कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। ओके, जैसे हम आपको देखते हैं तो आप एक नॉर्मल वीमेन लग रहे हैं, जैसे ट्रांस वीमेन हो या जो भी हो, लेकिन हम जो सिग्नल्स पे किन्नर्स को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि रियल में वो किन्नर है ही नहीं। क्योंकि हमने बहुत सारी जगह ये भी सुना होता है कि जो सिग्नल्स पे जो पैसे लेते हैं वो फेक किन्नर होते हैं, ओनली पैसे कमाने के लिए आते हैं, क्योंकि किन्नर ऐसे होते नहीं है, क्योंकि वो ना तो मतलब वीमेन लगते हैं, ना मेन लगते हैं, बीच वाले लगते हैं कुछ, ना वो प्रॉपर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, या बोल सकते हैं कि पूरा सज धज के नहीं रहते। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने आपको सर्जरी का कॉस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, वो कैसे ऑपरेशन थिएटर में जाके 2-2, 3-3 सर्जरी करवा पाएंगे। कईयों के पास रीज़न होते हैं, समझिए उस चीज़ को। क्योंकि 2014 में जो नालसा जजमेंट आया था उसमें भी साफ साफ ये जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन दी गई थी वो यही थी, अ पर्सन आइडेंटिफाई हिज और हरसेल्फ अ ट्रांसजेंडर, ही एंड शी शुड बी अ ट्रांसजेंडर। उसलिए उसको कोई सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की उसको ज़रूरत नहीं है। अगर वो आइडेंटिफाई कर रहा है ना, अगर वो सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहा है कि उसको ट्रांसजेंडर, ट्रांसमेन और ट्रांसवुमेन वो कर रहा है तो वो है। क्योंकि ये प्रोसेस, देखिए, एक तो लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी है, हर कोई ये रिस्क लेगा नहीं। दूसरी चीज़ कि उनको डर लगता है अपने फैमिली से कट ऑफ होने के लिए, ठीक है, सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगे। और थर्ड एंड लास्ट, जो करवाना भी चाहता है, एक्सपेंसिव बहुत है सर्जरीज, तो वो एक रीज़न रहता है। उसको जो लोगों ने एक नाम दे दिया है नकली और असली किन्नर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो पुरुष होगा वो महिला वस्त्र धारण करके कहीं ना कहीं जाके बेगिंग करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी लोगों की सोच है। एज ए ट्रांस वीमेन, आपका
प्यार को लेके क्या मतलब है, आप प्यार को क्या समझते हैं, और क्या आप एज ए ट्रांस वीमेन होके प्यार फील करते हैं, लव फील करते हैं? देखिए, यहाँ पे इमोशंस को हम लोग जेंडर से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं एक ट्रांस वुमन हूँ तो मुझे प्यार नहीं हो सकता, मुझे भी हो सकता है। और लाइक इन पास्ट आई हैड एन रिलेशनशिप विद अ गाय, बट वो इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है मेरी लाइफ के लिए कि मैं अब आगे उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती जो इंसान मेरे ऊपर अशेम्ड फील करता हो, मुझे 10 लोगों के सामने मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता हो, तो मतलब ही क्या है उस रिलेशन का। तो कहीं ना कहीं अगर बीइंग एन इंडिविजुअल, अगर मैं नूर की बात करूं तो मैं इन चीज़ों में अभी इतना फोकस्ड नहीं हूं। मतलब फील कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई कौन सा जेंडर gender? से हाँ। रिलेशन नहीं है। तो आप करंटली अभी किसी को डेट कर रहे हैं? करंटली मैं अभी किसी को डेट नहीं कर रही। ओके, तो फ्यूचर में कभी शादी वादी का प्लान है आपका? और फ्यूचर में ऐसा अभी तो मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है शादी वादी का, मैं उस चीज़ पे इतना फोकस कर नहीं रही हूँ तो मैं। लीगली शादी मानी जाती है? देखिए, अभी सेम सेक्स मैरिज का वर्डिक्ट आया था, जब ये पिटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका वर्डिक्ट आया था। तो उसमें ये वर्डिक्ट में ये था कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो हेट्रोसेक्सुअल्स के साथ शादी कर सकते हैं, बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ओनली ट्रांसजेंडर। हालांकि जो पिटिशन फाइल की गई थी वो LGBTQI कम्युनिटी के लिए फाइल की गई थी कि आपस में लेस्बियन कपल शादी कर सकते हैं, गे कपल शादी कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो बेंच से जो वर्डिक्ट आया था वो यही आया था कि ट्रांसजेंडर जो हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वह हेट्रोसेक्सुअल के साथ शादी कर सकते हैं और बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ शादी जो आप बोल रहे हैं वो लीगल है, इंडिया में लीगल है, ओके, ओनली फॉर ट्रांसजेंडर्स। ओनली फॉर ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स अभी का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं अपने दोस्त को पिकअप करने गया रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे मैंने पब्लिक टॉयलेट पे 3 साइनेज देखे, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। और हम अगर आपको अभी देखें ट्रांस वीमेन, तो आप वीमेन के फेस में हो, तो आप वहाँ पे फीमेल वाले में जा सकते हैं। तो ये ट्रांसजेंडर की नीड कब पड़ी? क्योंकि आप तो हमसे कंधा से कंधा मिला के चलना चाह रहे हैं, हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आपकी अलग से वॉशरूम की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है हमारे साथ? जैसे अगर कोई ट्रांस मेन है तो मेल वाले में जा सकता है, ट्रांस वीमेन है वो फीमेल वाले में जा सकती है। तो ये ट्रांसजेंडर की नीड कब पड़ती है, क्यों पड़ी? ये जब हम लोगों ने नगर निगम ग्रेट हेरिटेज में, जो जंक्शन आप बता रहे हो जंक्शन, वो हेरिटेज में आता है, वहाँ पे हमने मेयर से बात करी सेपरेट वॉशरूम की। जो सेम क्वेश्चन आपका है वही सेम क्वेश्चन उनका था कि जब आप फीमेल अटायर में हो तो फिर आपको वो वुमेंस वॉशरूम यूज़ करने क्यों नहीं दिया जाएगा, या फिर एक कोई ट्रांसमैन है वो मेल कौन मना करेगा? आप जा वहाँ अगर फीमेल वाले में जाते भी हो तो आपको कोई मना भी नहीं कर सकता, कोई मना नहीं करेगा। तो वही चीज़ मैंने उनके सामने रखी। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि ट्रांसजेंडर में 3 वेरिएंट्स होते हैं, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन एंड इंटरसेक्स, ठीक है। अब जो हम अभी तक हमने बात की ट्रांस वुमेन के बारे में, अब मैं आपको ट्रांस मैन के बारे में भी थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी आपसे कि ट्रांस मैन में भी बॉटम और टॉप सर्जरी होती है। टॉप सर्जरी में आपको बताया ब्रेस्ट रिडक्शन का, ठीक है, और जो उनकी बॉटम सर्जरी होती है पिनोप्लास्टी, वो बहुत से ऐसे ट्रांस मैन हैं 90-80% जो नहीं करवाते क्योंकि उसकी सक्सेस रेट नहीं है, ओके, ठीक है। अब एक ट्रांस मैन जिसकी मुस्टैचेस आ रही हैं, उसके बॉडी बाल आ रहे हैं, उसकी आवाज़ भारी है, वो पूरा एक लड़का ही प्रतीत हो रहा है। अब उसने बॉटम सर्जरी नहीं करवाई, उसके यूट्रस है, अब उसके यूट्रस है तो उसको पीरियड्स भी आएंगे, ठीक है। तो अब वो पैड चेंज करने कहाँ जाएगा? वो मेल वॉशरूम में तो जा ही नहीं सकता, फीमेल वॉशरूम में भी नहीं जा सकता। तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक अलग से सेपरेट टॉयलेट की हमने बात रखी कि इन केस अगर ऐसा होता है तो एटलीस्ट उन लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब आप ये चीज़ देख लीजिए, ये तो हमने बात की पैड चेंज का मतलब पीरियड्स की उनके, ठीक है। यूजुअली भी डे टू डे लाइफ में भी अगर पब्लिक जैसे वो वॉशरूम की नीड उनको होती है, राइट, वो अगर पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में अगर वो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो मेंस टॉयलेट होता है उसमें यूरिनल जो वो रहते हैं, अटैचमेंट रहते हैं, उसमें कहीं भी एक सेपरेट रूम नहीं दिया जाता, ठीक है। अब एक ट्रांसमैन है, उसको यूरिन पास करना है तो वो कैसे करेगा?
उसके पास मतलब वो तो उसने बॉटम सर्जरी करवाई ही नहीं है, ठीक है। तो वो दैट मेक अ सेंस कि भाई वो माना आपकी बात बिल्कुल सही है कि ट्रांसमैन मतलब मेल वॉशरूम यूज़ कर सकता है, बट वहाँ पे बशर्ते वहाँ पे एक सेपरेट केबिन होना चाहिए, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जहाँ पे खाली वो केबिन्स नहीं होते, वहाँ पे उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये चीज़ हम लोगों ने उनके सामने रखी, क्योंकि बीइंग अ ट्रांस वुमेन मेरे पीरियड्स नहीं आ सकते, मेरे वर्जाइना क्रिएट डॉक्टर्स कर सकते हैं, बट मेरे यूट्रस क्रिएट नहीं कर सकते वो लोग। तो पीरियड्स तो मेरे नहीं आ सकते, लेकिन ट्रांस में जो तो सर्जरी नहीं करवाते, यूट्रस रिमूव नहीं करवाते हैं, उनके पीरियड्स भी आते हैं। और जब उनको वॉशरूम जाना होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है, चलो अगर मैं सर्जरी नहीं भी करवाती बट मैं फीमेल अटायर में रहती, तो भी मुझे कोई भी फीमेल वॉशरूम में जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि कपड़े ही आपका जेंडर डिसाइड कर देते हैं। यहाँ इंडिया में कोई लड़का साड़ी पहन के नहीं घूम सकता, उसी साड़ी को धोती बांध के घूम सकता है, उसी कपड़े को धोती बना के पहन के घूम सकता है, लेकिन साड़ी डाल के नहीं घूम सकता। तो यहाँ पे भी वही चीज़ थी कि मुझे कुछ, हम एज अ ट्रांस वुमेन हमको कुछ एज सच प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही थी। ये जो आपकी मुहिम थी ये थी ट्रांस मैन के लिए, ट्रांस मैन के लिए, क्योंकि वो भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। क्योंकि हमको यहाँ पे लड़ाई कम्युनिटी के हर बंदे को मद्देनज़र रखते हुए लड़नी पड़ेगी। तो ये अभी जो ट्रांस जेंडर के लिए जो वॉशरूम ओनली राजस्थान में ही है, बाहर नहीं राजस्थान के? हमने ये बात नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में रखी थी, यार राजस्थान में ही है। बाकी मैंने बाहर, कुछ तो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे मतलब जो और भी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे दिल्ली भी हो गया, मुंबई भी हो गया, वहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आपको 3 बातें बोलनी है, एक गवर्नमेंट को, एक सोसाइटी को और एक अपनी कम्युनिटी को, तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट को आप क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या मांग करना चाहते हैं? सोसाइटी को आप क्या बोलना चाहते हैं और कम्युनिटी को क्या बोलना चाहते हैं? गवर्नमेंट से जो मेरी मांग है वो यही है कि जितनी जो फैसिलिटीज़, जो स्कीम्स एक महिला के लिए हैं, वही सेम फैसिलिटीज़ और स्कीम्स हम ट्रांसजेंडर, हम ट्रांस वुमेंस को भी प्रोवाइड मुहैया करवाई जानी चाहिए। एंड दैट इज़ फेयर इनफ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मेरे भी वही राइट्स हैं। और सोसाइटी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमको सोसाइटी से खाली एक रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जहाँ हमारी रिस्पेक्ट होगी, जहाँ हमारी एक्सेप्टेंस होंगी, वहाँ वो चीज़ भी काफ़ी होगी। और कम्युनिटी की बात, ये जो मैं कहना चाहूँगी कम्युनिटी को, यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे भी हालात हों, टूटना नहीं है। क्योंकि अभी जैसे यश ने किया सुसाइड, वैसे मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो चले जाते हो, बट आप अपने पीछे बहुत से लोगों को अकेला छोड़ जाते हो। ओके, अब हम बात करें क्या करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, क्या विज़न है आपके? फ्यूचर में मैं चाहती हूँ पॉलिटिक्स से जुड़ना मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जब तक आपके पास पावर नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में अगर मैं जाती हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहूँगी। नूर जी, हमारा पॉडकास्ट के एंडिंग में एक रैपिड फायर राउंड रहता है जिसमें हम आपको 2 वर्ड देंगे, जिनमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है जो आप महसूस करते हैं, फील करते हैं या जो आपको पसंद है। तो आप रेडी हैं? ओके। रिस्पेक्ट या पिटी? रिस्पेक्ट। अपॉर्चुनिटीज़ या एक्सक्यूज? अपॉर्चुनिटी। एम्पैथी या सिंपैथी? एम्पैथी। होम या होमलेस? होम। एक्सपेक्टेंस या जजमेंट? एक्सेप्टेंस। सेफ्टी या फियर? सेफ्टी। डिग्निटी या इंसल्ट? डिग्निटी। राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस? राइट्स। ओके। सपोर्ट या साइलेंस? सपोर्ट। प्राइड मार्च और प्राइवेट सेलिब्रेशन? प्राइड मार्च। चूज फैमिली और बायोलॉजिकल फैमिली? बायोलॉजिकल फैमिली। विजिबिलिटी या प्राइवेसी? विजिबिलिटी। सेल्फ रिस्पेक्ट या सोसाइटी अप्रूवल? सेल्फ रिस्पेक्ट। मेकअप या फिर नेचुरल लुक? ये बहुत वेयर था कि कभी खुद में मेकअप करके आई हूँ। मेकअप बोल नहीं सकते, नेचुरल लुक बोल नहीं सकते,
उस दिन भर के मेकअप कर रखा है। ये क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते क्या? आंसर दे दो। नेचुरल बोलूँगी तो भी वो यही बोलेंगे मेकअप तो करके आई है। तो यही रख देते तो बोला लाइट तो पूरा। और लगा फोकस को हो रही है। हाँ ओके। चेंज लो या फिर चेंज माइंडसेट, चेंज माइंडसेट। इक्वलिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन। इक्वलिटी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप आए, अपनी कम्युनिटी के बारे में डिटेल में हमें बताया, LGBTQIA+ क्या है, इसमें कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, और कम्युनिटी को अवेयरनेस के लिए आपने सारी बातें रखी। काफ़ी डिटेल में हमने बातचीत की। मेरे हिसाब से ये पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेशन टाइप वाला हो गया है, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो नए इस कम्युनिटी में जुड़ेंगे उनको क्या करना चाहिए, कैसे वो मतलब आगे बढ़ सकते हैं। सबसे लास्ट में यही बात पूछना चाहूँगा, आपको वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में आने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा? वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में आके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ जो हमने जिस टॉपिक पे हम लोगों ने बात की है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, एक्चुअल में क्या हम सोचते हैं और क्या हम हैं, हमने उस पर बात की है। और कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, हाँ, रिलेटेड टू LGBTQI कम्युनिटी, और इट बी लाइक ओनली फॉर ट्रांसजेंडर्स। वो 4 लोग क्या कहेंगे? वो 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे। कौन है वो 4 लोग? अगर जिनसे लोग ये डरते हैं यार वो 4 लोग हमारी फैमिली को ये करेंगे वो करेंगे, तो आप बताना चाहेंगे वो 4 लोग कौन है? वो 4 लोग के नाम तो मुझे भी नहीं पता, और वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो मुझे वो भी नहीं पता। क्योंकि बहुत सारे वो उन 4 लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते वो हैं। 4 लोग 100 लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर गए, हज़ारों के। हज़ारों की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम की सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी इश्यू है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। इनसे कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।